चाहूंगा कि मैं शैलेश गांधी सर से सहमत हूँ कि सूचना का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, अतः सूचना प्राप्त करने के लिए कारण नहीं मांगा जा सकता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा, दिल्ली हाई कोर्ट के फुल बेंच का निर्णय है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद पीआईओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फुल बेंच का भी यही निर्णय है कि आप किसी से कारण नहीं पूछ सकते। तो कारण मांगना मेरे हिसाब से भी सही नहीं है। एक्ट में प्रोविजन नहीं है, आप कारण नहीं मांग सकते, तो फिर वो चाहे आप व्यक्तिगत जानकारी हो, सार्वजनिक जानकारी हो, जो एक्ट में है आपको देना चाहिए। मैं राहुल सिंह सर से जरूर, पिछली मर्तबा उन्होंने एक अच्छी बात कही कि जिन मामलों पे हमको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ब्लैकमेलिंग या कुछ दूसरे विषय प्रकट हो रहे हैं, तो हम जानकारी का ये आदेश कर देते हैं कि इसको आप अपनी वेबसाइट में भी सार्वजनिक कर दीजिए। तो ऐसी चीजें भी, इस तरह की चीजों को रोकने के लिए हो सकती है। लेकिन अगर लेजिस्लेचर का इंटेंशन नहीं था कि आप व्यक्तिगत और प्राइवेट को इस तरह से डिफरेंशिएट करने का, तो हम अपने स्तर पर इस तरह का डिफरेंशिएशन ना करें। और किसी से भी जानकारी के लिए कोई रीजन मांगना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, एक्ट में भी नहीं है। मैं अपनी बात को इसी पर विराम देना चाहूंगा, क्योंकि सर ने भी अभी कहा कि कई लोगों को सेटिस्फेक्शन है कि उनको मौका नहीं मिल रहा है, तो वो लोग अपने प्रश्न कर ले, ज्यादा उचित वही होगा। शिवानंद जी। जी बिल्कुल, तो बढ़ते हैं आगे। हमारे बीच में सुरेंद्र भनोट जी ने भी हैंड रेज किया हुआ है। सुरेंद्र जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? अपने आप को अनम्यूट करके कृपया पूछें। ब्रजेश सिंह जी कोई है, इनसे इनका काफी डिससेटिस्फेक्शन है, इनको थोड़ा सा मौका नहीं नहीं, ब्रजेश जी को डिससेटिस्फेक्शन लोगों को नहीं होना चाहिए। शायद पहली बार जुड़े हैं इसलिए ऐसा बोल नहीं, रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, मैं निवेदन करूंगा कि देखिए, ये जो फोरम है, हमारे बीच में गणमान्य सूचना आयुक्त महोदय गण आते हैं, तो सबसे पहले हम उनको सुनेंगे ध्यान से, उनसे हम कुछ सीखेंगे। इसके बाद अपनी ग्रीवेंसेस जो है उसको हम रखेंगे, और रखने के बाद जो भी यथाउचित उसका समाधान होगा तो होगा। और हम ये देखते हैं कि ज्यादातर ये डिस्कशन में स्वयं ही हमारी जो पर्सनल ग्रीवेंसेस होती है उसका समाधान किसी न किसी प्रश्न में अथवा किसी न किसी डिस्कशन में हो जाता है। तो आप लोग बिल्कुल डिससेटिस्फेक्शन ना रखें। हाँ भनोज जी बताएं। हेलो, नमस्कार सबको। हाँ नमस्कार। मैंने ये अभी आत्मदीप जी कह रहे थे कि सेक्शन 11 में रेफर करते हैं हम थर्ड पार्टी को, तो उसके आधार पे हमें सेक्शन 8 को देखना है कि सूचना देनी है कि नहीं देनी है। पर 11 में तो ये लिखा हुआ है कि व्हेन PIO इंटेंड्स टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड, तो ये तो PIO ने पहले से ही मन बना लिया कि सेक्शन 8 अप्लाई ही नहीं होता। वो तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में अगर थर्ड पार्टी का कोई जवाब में कोई ऐसी बात आती है तो ही वो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। तो सेक्शन 8 तो रूल आउट हो जाता है सेक्शन 11 में पहले से ही। और ये बात कोई पिकअप नहीं करता कि इसमें ये वर्ड लिखा हुआ है कि PIO इंटेंड्स टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन। तो उसने मन बना लिया है PIO ने पहले से ही कि मैंने इंफॉर्मेशन देनी है, और सिर्फ थर्ड पार्टी की एक राय पूछ रहा है। तो मेरे इसका मतलब है कि सेक्शन 8 तो अप्लाई ही नहीं होता जब सेक्शन 11 में रेफर कर दिया जाए। तो ये वाला एक बड़ा पॉइंट है, इसको भी डिस्कस करें। इसमें सेक्शन 11 एक हमारे लिए अच्छी चीज है, क्योंकि PIO ने अपना मन बना चुका है कि मैंने इंफॉर्मेशन देनी है, और अगर PIO तब भी नहीं देता तो ये कानून की उल्लंघना है। बस मैं यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद आपके सुझाव के लिए। और आपका यदि प्रश्न है तो शायद आपका सुझाव था, प्रश्न तो था नहीं, तो इस सुझाव को जरूर सबने लिया होगा, और आयुक्त महोदयगण इस विषय पर आपको अवगत कराएंगे आगे भी। आगे बढ़ते हैं। प्रदीप गिरी जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कृपया अपने आप को अनम्यूट करके शॉर्ट में अपना प्रश्न पूछें। अनम्यूट कर लें प्रदीप गिरी जी। हाँ हाँ, नमस्कार। नमस्कार सभी मित्रों को। हाँ नमस्कार। कहाँ से हैं, पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रदीप गिरी है और मैं दिल्ली से हूँ, और आप लोगों की हमेशा मीटिंग में रहता हूँ सम्मिलित, और काफी कुछ सीखने को मिलता है। पर आज पहली बार हमारे पास एक बहुत बड़ी शंका है, उसमें आप लोगों का सहयोग चाहेंगे। हमारे दिल्ली में सर्कल 2 के अधीन राशन का
राशन दफ्तर में लोगों के राशन कार्ड की पेटेंसी जो है तकरीबन 85,000 के करीब है। 85,000 राशन कार्ड के आवेदन गए हुए हैं पर राशन कार्ड नहीं बन रहे पिछले 2 वर्षों से। और इस बीच में जो राशन कार्ड बनते हैं वो पैसों के लेन देन से बन जाते हैं। इससे संबंधित कुछ जानकारियां कि इसकी पेडेंसी का कारण क्या है और इससे संबंधित अधिकारियों के बारे में हमने एक आरटीआई का निवेदन किया। आरटीआई का निवेदन करने के उपरांत जब हमें जवाब नहीं मिला तो हम प्रथम अपील में गए। प्रथम अपील में भी जब हमें समय नहीं दिया गया तो मेल वगैरह और व्यक्तिगत मिलने के बाद उन्होंने हमें मिलने का समय दिया। अब हमारी हियरिंग की तिथि जो रखी गई वहां पर हमारे साथ जो प्रथम अपील अधिकारी थे उन्होंने उस पर चर्चा ना करके एक अलग चर्चा करनी शुरू करी। उन्होंने कहा कि आप बताएं आपको शिकायत क्या है। तो हमने कहा हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं, हमें सिर्फ जानकारियां चाहिए जिससे हम इस निर्णय पे पहुंच सके कि इसके पेडेंसी के पीछे कारण क्या है और फिर संबंधित मंत्रालय को पत्र लिख के इस चीज को दूर करवा सके। तो वो उस मुद्दे को भटका कर कहते हैं जी आपका राशन कार्ड बनवाना है तो हम बनवा देते हैं, अगर आपके कुछ और मित्रों का राशन कार्ड बनना है, आपको राशन चाहिए राशन भिजवा देते हैं। अलग अलग बेकार की बातें प्रथम अपील अधिकारी करते हैं। और फिर उसके बाद जब नहीं बात बनी तो उन्होंने कहा ठीक है आपको 15 दिनों के अंदर जवाब दे दिया जाएगा। अब जानकारियां 15 दिन से अधिक बीतने के बाद भी जानकारियां नहीं दी। उनसे मिले तो वो कहते हैं जी आप सेकंड अपील में चले जाएं और आप जानकारियां वहीं से ले लीजिएगा, आपको हम बार बार निवेदन करते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने राशन के दुकानदारों को भेजना शुरू कर दिया। वो आकर कहते हैं कि गिरी साहब अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमें बताएं, आपको राशन चाहिए आपको राशन कार्ड बनवाना है तो आप बताएं। मतलब वही बातें घूम फिर के आती हैं जो परेशान करने वाली होती है। अब जहां पर जन सूचना अधिकारी नालायक हो और प्रथम अपील अधिकारी भी उसका फेवर ले रहा हो और वो हमें भ्रमित कर रहे हो कि आप द्वितीय अपील में जाएं। द्वितीय अपील में जाने का तो बात ही होती है कि 1.5 से 2 साल की पेडेंसी होती है वहां पर 2 साल के बाद फिर हमारा रुझाव रहे या जिस चीज के लिए बैठे हैं वो अधिकारी वहां से हट जाएं। तो कृपया इसमें करें क्योंकि मुझे लगता है कि ये समस्या खाली हमारी नहीं है, लगभग सभी जगह ये समस्या फेस करी जाती है। तो इसमें बताएं हम क्या करें। सेकंड अपील में जाना चाहते नहीं क्योंकि 1.5 से 2 साल लगेंगे और प्रथम अपील में जानकारियां नहीं मिलती। तो किस प्रकार करें, कृपया इस पे हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए गिरी साहब, इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आपको देखिए जब तक आप सेकंड अपील में नहीं आएंगे तो तब तक आपकी समस्या का निराकरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप एक तरफ कह ही रहे हैं कि 80-85 हजार राशन कार्ड पेंडिंग थे और जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपील के अधिकारी जानबूझकर या तो सूचना देने में बाधा कर रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि करप्शन का मामला बनता है। जो भी आपका जो भी परसेप्शन है, तो देखिए सूचना तो उनको देनी है और जब अगर इसमें करप्शन का मामला बन जाता है तो मैटर और भी सीरियस हो जाता है। इस तरह के कुछ केसेस जो है ऐसे तो नहीं राशन कार्ड से संबंधित नहीं, कुछ केसेस उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में भी थे। तो उसमें आप सेकंड अपील में जाएं और अगर जो है वहां पे मुख्य सूचना आयुक्त हैं आपके यहाँ तो उनको एक बता दें कि ऐसा मामला है, इसकी सुनवाई वो जल्दी करवा दें। हम लोगों ने कुछ केसेस में, मैंने अपनी कोर्ट में भी ऐसा किया है, हमारी कोर्ट में भी अपील आई और वो कोर्ट कह रहा हूँ मेरी सुनवाई कक्ष में भी अपील आई और हमने उसको जल्दी टेकअप कर दिया। बजाय उसमें जैसे ही पता लगा उस लेटर को बेस बना के आपने मान लीजिए कोई सूचना आयुक्त को चिट्ठी लिखी कि भाई मैंने ये करा, ये आपकी सुनवाई कक्ष में है, ये गंभीर प्रकरण है, कृपया इसकी सुनवाई जल्दी कर दें। तो सूचना आयुक्त के विवेक पे है कि उसने देखा, उसको भी लगा हाँ तुरंत सुनवाई होनी चाहिए तो उसको तुरंत डेट लगवा के कर दें। लेकिन मुझे लगता है, मेरा पर्सनल मत है कि आपको जो है सेकंड अपील में जितनी जल्दी हो सके चले जाना चाहिए, ये कार्रवाई आपको कर देनी चाहिए। और अगर जैसी परिस्थितियां आप बता रहे हैं तो इसमें जन सूचना अधिकारी जो है वो दंड के भागी हैं, 20(1), 20(2) की कार्रवाई। धन्यवाद। निसंदेह हम सेकंड अपील में जाएंगे, पर सेकंड अपील में जाने के लिए प्रथम अपील अधिकारी के आदेश की प्रति चाहिए होगी जो कि उन्होंने आज तक दी नहीं है। नहीं, आप सेकंड अपील में आप चले जाएं, कोई आदेश उन्होंने अगर दिया नहीं है तो 45 दिन तक या 30 दिन तक तो आप तुरंत सेकंड अपील फाइल कर दें। वेट किस चीज का है? अगर आपको कुछ दिया नहीं जा रहा है, अगर आपको कुछ दिया नहीं जा रहा है तो उसका मतलब है कि वो नहीं देना चाह रहे हैं।
भाई जैसे जन सूचना अधिकारी है, वो आपको हाँ भी नहीं कह रहा है, ना भी नहीं कह रहा है, तो आप एक अवधि तक इंतजार करते हो, फिर प्रथम अपील अधिकारी के पास आप चले जाते हैं। वहां से आपका जो है ठीक ठाक निर्णय संतुष्ट नहीं होते हैं तो आयोग में आते हैं। जी बिल्कुल, हम ऐसा करते हैं। इसमें एक हास्यास्पद बात और बताना चाहेंगे हम कि जन सूचना अधिकारी को पीआईओ के द्वारा अपील ट्रांसफर की गई है धारा 6(3) के अंदर। वो कहते हैं कि डायरेक्ट आप इनको सूचनाएं दें, तो उस पत्र को हम लगाएं क्या साथ में? हाँ बिल्कुल लगा दे। आपके पास देखिए जितने सपोर्टिंग चीजें हैं और जो आप अपनी बात कहना चाहें, अभी जैसे इन्होंने भी कहा था कि आप उसमें अगर अपनी एप्लीकेशन में ये भी 4 लाइनें मेंशन कर देते हैं कि प्रकरण ये गंभीर है और इतना इससे भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है, इस तरह की चीजें हैं, तो उसमें प्रथम दृष्टया आपका जब हम 19(3) में अपील पढ़ते हैं या जो उसमें होता है, तो हमें ये लगता है वाकई ये केस जेन्युइन है और आप जो है वाकई जो है व्यापक जनहित में सूचनाएं मांग रहे हैं और त्वरित गति से इसको जो है दिलाई जानी चाहिए। भाई यू आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, यू आर नॉट कंसीलिंग एनीथिंग, योर एप्लीकेशन इज वेरी जेन्युइन। आप सारी चीजों का वो चाहते हैं, एक परिस्थिति ऐसी बनी कि आरटीआई एक्ट के माध्यम से आप उसका निवारण चाहते हैं, तो आप अगर सही हैं तो सारी चीजें लिख के भेज। धन्यवाद सर। ठीक है, आगे बढ़ें और अनिल कुमार मौर्य जी अपने आप को एक शिवानंद जी, सॉरी, एक छोटा इंटरप्शन। प्रदीप गिरी जी, आप मुझे ईमेल भेजिए। मैंने ऑर्डर निकाला था जब मैं कमिश्नर था कि आरटीआई राशन कार्ड की जो एप्लीकेशंस हैं वो जब आती है तो वो वेबसाइट पे डालना चाहिए, तारीख किसने डाली और कितने दिनों में दिया या नहीं दिया और उसका कारण, और उस टाइम वो उसका पालन हो रहा था। तो मैं आपको मेरा ऑर्डर भेज दूंगा, आप चाहे तो कोर्ट में भी कह सकते हैं या कमीशन को भी कह सकते हैं कि ये कमीशन का ऑर्डर है, खुद बताने का सेक्शन 4 के तहत। हाँ ये भी है, ये भी अच्छा सुझाव है कि उसमें और थोड़ा जल्दी जो है आपका। आप मुझे ईमेल भेज दीजिए तो मैं आपको भेज दूंगा ऑर्डर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि आरटीआई एक्ट जो है सभी पीआईओ के लिए एक वर्क रूल है। तो मुझे लगता है पीआईओ जो अपॉइंट किया जाता है वो पब्लिक अथॉरिटी के हेड ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी अपॉइंट किया जाता है और वो सर्विस रूल्स को भी लागू पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जिस एप्लीकेंट को ये शिकायतें हैं उन्होंने एक कंप्लेंट भी करना चाहिए टू दी पब्लिक अथॉरिटी हिमसेल्फ दैट द कंसर्न पीआईओ इज नॉट वर्किंग एज पर टू दी प्रोविजंस ऑफ द आरटीआई एक्ट। और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी भी अपॉइंट किया जाता है उसी डिपार्टमेंट के हायर ऑफिसर को। इसका मतलब कि हायर ऑफिसर को पूरी जानकारी रहती है कि उस डिपार्टमेंट के बारे में, तो उस ऑफिसर के बारे में भी हेड ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी को कंप्लेंट कर सकते हैं। और चीफ इंक्वायरी ऑफिसर को मेरे हिसाब में पब्लिक अथॉरिटी की जिम्मेदारी, हेड ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी की जिम्मेदारी रहती है कि उसके बारे में इंक्वायरी करें। ये एक बात होगी, एक ढंग से अलग हो गया। दूसरी जो बात है, शैलेश गांधी जी ने जो कहा था वो बात सही है कि ये सेक्शन 4 में आता है, जितने एप्लीकेशंस आए, कितने एप्लीकेशंस उन्होंने निपटारा किया। और दूसरी जो है दिल्ली में सर्विस एक्ट भी लागू है और उसमें ये प्रावधान है कि रेशन कार्ड के बारे में कितने दिन में इसको निपटारा करना चाहिए। ये तीनों चीजों को स्ट्रेटेजिकली अगर वे अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है कि पब्लिक अथॉरिटी और या उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर प्रेशर गिरेगा और उसको कुछ ना कुछ तो मूवमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे मैं कहता हूं कि एक तो पब्लिक अथॉरिटी, दूसरी जो है इंफॉर्मेशन कमीशन, और एक वर्क रूल के हिसाब में उसके ऊपर इंक्वायरी आनी ही चाहिए और ये हो सकता है थोड़ी सी मेहनत लेनी पड़ेगी। ये मैं कहता हूं। धन्यवाद जी। धन्यवाद भास्कर प्रभु जी। कार्यक्रम में आगे बढ़े और हैंड रेज किया हुआ था, कौन थे अभी जिनका हमने नाम लिया था? अनिल कुमार मौर्य जी। हाँ, अनिल कुमार मौर्य जी अपना परिचय देते हुए पूछिए प्रश्न। लोगों को सादर प्रणाम। मैं अनिल कुमार मौर्य कानपुर से। मेरा प्रश्न जो है प्रीति सर से है। सर, मैं जो है राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट पर देख रहा था, ये सस्ती वसूली से संबंधित है, जो इसमें जो है रिकवरी ऑफ। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, माइक के पास मुंह लगाकर बोल लें, अपना वीडियो चालू कर लें। और आप कहाँ से हैं अनिल जी? सुल्तानपुर से हूँ सर। अच्छा, वीडियो चालू कर लें आप और माइक के पास मुंह लगा करके बोलें, सबको आवाज सुनाई दे।
हाँ, वीडियो मेरी चालू है। मैं वो जो सस्ती वसूली की पीडीएफ थी उसको देखकर सर को बताने के लिए वो पीडीएफ खोला था। तो आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कभी आपका वीडियो जाता है, कभी ऑडियो जाता है, थोड़ा ठीक कर लें। अनम्यूट। आवाज आ रही कि नहीं सर? आ रही है, लेकिन आप आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। नहीं, आप संक्षेप में बता दें क्या है कि शास्त्री वसूली के लिए जा चुका है, नहीं जा है, क्या आपको शिकायत है वहां? शिकायत यही है कि सर अप्रैल 2021 से तक का मैं देख रहा हूं कि अभी वसूली नहीं हुई है, और ज्यादातर पंचायत विभाग में जो वीडियो हैं उनके जो अधिकारी वसूली वाले सीडीओ साहब हैं, आपके यहाँ से पत्र भी भेजा जा चुका है, लेकिन वसूली नहीं हुई है। तो इसके लिए आप एक बार एक पत्र लिख के मुख्य सूचना आयुक्त को सुल्तानपुर जिसके में जो है जिसके क्षेत्राधिकार में उन आयुक्त महोदय को बता दे, तो रजिस्ट्रार को तत्काल जो है आदेश करके इस पे त्वरित गति से कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है। ये है ना सर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के अधीन आरोपित ऐसी सस्तियों का वितरण जिनकी वसूली अभी तक नहीं हुई है, अप्रैल माह 2021 में अर्थदंड वसूली पत्र प्रेषित करने का वितरण, ये आपके यहाँ से पत्र भेजा गया है 8/4/2021 को। ये क्या टोटल जन सूचना वाला पत्र है, उसकी आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं? वसूली के आदेश जो चला गया वसूली वाली है सर, वसूली है जिनकी वसूली नहीं हुई है। ठीक है, तो आप उसकी डिटेल करके भेज दे। देखिए, इसके पहले हमने एक जिले का केस ऐसा था, वहां भी वसूली नहीं हुई थी, तो 8-9 आदेश जो है हमको दिखाए गए थे कि इस सन के है, यहाँ पे अभी तक वसूली नहीं हुई है। तो हमने रजिस्ट्रार को भी कहा और उनके विभाग अध्यक्षों को भी लिखा, तो उसमें तुरंत जो है 90% केसों में वसूली हो गई है। आप ये प्रक्रिया अपनाएं और उसके बाद इसका जो है परिणाम देखें। ये 85 केस ऐसे हैं, 85 जो ये पंजीकरण संख्या होती, शिकायत संख्या आपका उसमें कोर्ट S6 भी है, S8 है, या मतलब सारी कोर्टों का है। हाँ, तो आप उसको एक समग्र रूप से बना के उसमें भेज दीजिए, तुरंत कार्रवाई होगी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसको सर हम मेल पे ही कर दें क्या, क्योंकि पीडीएफ बहुत ज्यादा हो जाएगा? हाँ, मेल पे कर दें आप उसको, और मुख्य सूचना आयुक्त को आप भेज दें, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, और वो देख के उसको आप कर देंगे। साथ में एक कवरिंग लेटर लगा दे कि ऐसा ऐसा ये जानकारियां आपके पास हैं, 25 मामलों में दंड लगा है लेकिन वसूली नहीं हुई है, और इन सुनवाई कक्षों से ये संबंधित है, कृपया उस पर तुरंत जो है वो करें। 25 नहीं है, 85 है सर, 85 जो भी हो, एक संख्या ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ 85 क्या 125 भी हो, तो आप एक कवरिंग लेटर बना के तुरंत भेज दें, उसमें जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे कार्यक्रम में बढ़ें, और राजकुमार कौशिक जी अपने आप को अनम्यूट करके पूछें। नमस्कार। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, उप्रेती साहब नमस्कार। जी जी नमस्कार। अच्छा साहब, एक तो मेरा आपसे पर्सनली निवेदन है कि आप एक अलीगढ़ में और मथुरा में आप एक अपना आयोजन करें वहां पर। बिल्कुल पक्का, अरे हम करने की सोच ही रहे थे, अब ये चुनाव की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई थी, अब सरकार बन जाए और उसके बाद अधिकारी लोग जो है वो हो जाएं। साहब मैं इसलिए कह रहा था आपको, क्योंकि वहां पर बहुत ही मतलब भ्रष्टाचार, मतलब आपका क्या बताऊं कि मतलब पराकाष्ठा पर है जी। जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता जवाब देने के लिए। सेकेंडली राजकुमार जी, मैं क्योंकि ये जो मंडल है मेरे पास 1 महीने पहले आए हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब आप 3 महीने तक इंतजार कीजिए, इसमें आपको बहुत ज्यादा अंतर दिखाई पड़ेगा। अभी कुछ जन सूचनाएं ऐसी हुई थी जिसमें कम से कम 2 या 3 दर्जन केसेस में हमने दंड अधिरोपित किया है कि जिसमें बहुत बड़ी नेग्लिजेंस थी। और हम जी, और अभी
अप्रैल के महीने में या मई के महीने में मैं एक समीक्षा बैठक करने का मेरा प्रस्ताव है, वहां पे जरूर आ रहा हूँ। सब तो प्लीज आप इन्फॉर्म कर देना ताकि मैं भी आपके पास पहुंचूंगा अलीगढ़ में। अरे बिल्कुल बिल्कुल पहुंचिएगा, आपको पता लग जाएगा जी। हाँ हाँ। अच्छा, दूसरा एक सवाल मेरा था, अभी जो राशन के ऊपर जो गिरीश साहब बोल रहे थे, मैं अभी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ इस चीज के लिए कि नॉन पीडीएस का राशन सारी जगह मिल रहा है। दिल्ली विधानसभा 54 नई दिल्ली सर्कल आता है, उसमें मैंने कमिश्नर को, मुख्यमंत्री को, खाद्य आपूर्ति मंत्री, आपका असिस्टेंट कमिश्नर, सबको लिख दिया, परंतु किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगा है। तो अब इसमें तो फिर वही है कि अगर आप उनको ये चाहते हैं, दो तरीके हैं, सूचना के अधिकार के तहत उस पर कुछ मानना चाहते हैं तो जिस राज्य से ये संबंधित है वहां आप जो है अप्लाई करें, क्योंकि शिकायत आप कर ही चुके हैं। हाँ, और जी नहीं सब मैंने जन सूचना अधिकार के अंतर्गत मैंने ये जानकारी मांगी थी कि कितने राशन डीलर हैं। उन्होंने उसके लिए बिल्कुल मेरे को डिनाई कर दिया कि ये हमारे संबंध नहीं है। दूसरी मैंने मांगी थी कि ये मामला है कहाँ का, अलीगढ़ का है, दिल्ली का है ना? ये दिल्ली का बता रहा हूँ, अलीगढ़ का नहीं, दिल्ली का बता रहा हूँ मैं आपको इस चीज के लिए भी। हाँ, ताकि सब हमारे माननीय शैलेश गांधी जी भी यहाँ पर थे, तो मैं सबके नॉलेज में इस चीज को ला रहा हूँ कि यहाँ पर इसके जो राशन के मामले में इतना भ्रष्टाचार, राशन और एजुकेशन मतलब दोनों में इतना भ्रष्टाचार है कि वो बिल्कुल पराकाष्ठा भ्रष्टाचार की दोनों मामलों में, जो मैं खुद लड़ रहा हूँ उस चीज के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद राजकुमार कौशिक जी, इसी तरह से लड़ते रहिए और स्पेसिफिक प्रश्न आप लोग पूछा करें जो सर लोगों के कार्य क्षेत्र से संबंधित हुआ करें। हमारे बीच में और भी कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं, तो ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा जी का प्रश्न लेते हैं। ओम प्रकाश कुशवाहा जी अपना प्रश्न रखें और अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम कुशवाहा जी, कहाँ से हैं आप? सर गाजीपुर से हैं। हाँ सर, हम आपसे मिल चुके हैं सर आपके यहाँ जाके। अरे तो अच्छी बात है, तो दोबारा स्वागत है आपका, फिर बताएं। हाँ सर, हमको ये सवाल, 3 सवाल है छोटा छोटा। हाँ, जैसे मान लीजिए जो अपलार्थी है सर, तो बहस होगा तो उतना जानकार नहीं, तो उसका कोई प्रतिनिधि कैसे बनाया जाता है? नहीं तो उसको एक आप अपना अधिकार पत्र लेके दे दें कि भाई अपना जो है वाद संख्या उस पर डाल दें कि मैं इनको अधिकृत करता हूं कि ये हमारे वाद में हमारी पैरवी करेंगे। तो एक सादा कागज पर लिख के दस्तखत कर देंगे? सादा कागज पर लिख के दे दीजिए, अपना दस्तखत कर दीजिए नीचे। अच्छा सर, एक दूसरा सवाल ये है सर कि एक व्यक्ति कितना आरटीआई डाल सकता है? कोई लिमिट नहीं है इसकी। अच्छा सर, ये एक्ट की संख्या, लेकिन वही है कि ये ध्यान रखिए कि उतनी ही आरटीआई डालें आप जिसमें कि आप अच्छी तरह से अपने केसों को डिफेंड कर सके। नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि जबरदस्ती के लिए आरटीआई ना डाला जाए, जहां पे आपको लगता है कि उचित हो वहीं डालें आप। अच्छा सर, दूसरा चीज सर, एक ही मुद्दे पर एक व्यक्ति कब आरटीआई डाल सकता है? नहीं, आप कभी भी आरटीआई डालने के लिए स्वतंत्र है। जैसे आपको मुद्दे पे ध्यान आता है कि कोई मुद्दा आपकी समझ में आ रहा है तो आप आरटीआई डालिए, कोई उसमें समय सीमा या कोई दिन तारीख तिथि नहीं निश्चित की गई है एक्ट में। जैसे सर आप जी ठीक है, लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम इनका म्यूट हो गया है। डीके चौहान जी हैं बिजनौर उत्तर प्रदेश से। डीके चौहान जी अपना अनम्यूट करके पूछें। हेलो सर। चौहान सर नमस्कार। सर नमस्कार, मेरा नाम डीके चौहान है और मैं जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश का निवासी हूं सर। जी सर, हमारे गांव में एक सड़क का निर्माण हुआ था और वो सड़क का निर्माण विधायक निधि से आरईएस डिपार्टमेंट ने किया था। जी, उस सड़क को बनाते समय आरईएस डिपार्टमेंट ने गांव में एक बोर्ड लगाया था जिसपे की सारी डिटेल लिखी हुई थी कि ये सड़क यहाँ से यहाँ तक बनी हुई है, किसने बनाई है, सारी डिटेल उस जो पत्थर की एक बोर्ड लगा होता है उस पे लिखी हुई थी। जी। अब हमने उस पत्थर पे लिखी हुई सूचना के आधार पर कुछ जानकारी हमने अपने जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे मांगी वहां से सर। तो उन्होंने ये बताया कि ये सड़क हमारे द्वारा नहीं बनाई गई है, जबकि उनकी डिटेल उन्हीं के द्वारा लगाए हुए बोर्ड पर लिखी हुई है सर।
नहीं तो अगर वो आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं या कोई गलत सूचना दे रहे हैं तो आप आयोग में आइए, वो सेक्शन 20 के तहत दंड के भागी हैं फिर वो। अच्छा, एक बात में और भी जी, तो अब मेरा प्रश्न अभी आएगा, मतलब एक बात और बोलूंगा मैं, उसके बाद मेरा प्रश्न आएगा जी। तो जब पहली अपील में जब हमने जो उस बोर्ड पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी उसके आधार पे सूचना मांगी, तो उन्होंने कहा कि ये सड़क हमने नहीं बनाई है जी। फिर हमने एक जो है जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से किसी कारण से उसी सड़क से संबंधित शिकायत दर्ज करवाई थी, तो उसमें उन्होंने लिख के दिया कि ये सड़क हमने बनाई है। तो इसका मतलब है कि वो जो है सूचना में विरोधाभास है, कहीं ना कहीं वो भ्रम पैदा करने का जो है प्रयास कर रहे हैं, जो भी है स्थिति। जहां तक प्रथम दृष्टिया ये लग रहा है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमने नहीं बनवाई, जब जो है आप पोर्टल के थ्रू उनका वो मांग रहे हैं तो कह रहे हैं हमने बनवाई है। तो ये विरोधाभासी सूचना है। हाँ, तो अब सर प्रश्न मेरा जो है अब शुरू होता है कि अब सूचना फिर मांगी किस तरीके से जाए, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन बोर्ड पर लिखी है, आपने सूचना मांग ली, अब आपको लग रहा है कि वो आपको कुछ भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं या विरोधाभासी सूचनाएं दे रहे हैं या सूचना देने में कुछ बाधा पहुंचा रहे हैं या कोई उनका मैलिफाइड इंटेंशन है, तो सीधे आप द्वितीय अपील करें और जब केस आपका टेकअप होगा अपनी बातें बताइए और उसकी सुनवाई होगी और वो प्रॉपरली फिर दंड के भागी होंगे अगर अपना जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पाए चीजों। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात और कि जैसे हम ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो फर्स्ट अपील और जो पहली आरटीआई एप्लीकेशन और फर्स्ट अपील जो है वो हमने पोर्टल के माध्यम से लगाई है, तो सेकंड अपील के लिए भी कोई ऑनलाइन कोई माध्यम है या? हाँ, ऑनलाइन अपीलें आ रही हैं। आप ऐसा करिएगा कि मैं आपको पूरा वो जो है बता दूंगा, आप एक बार ऐसा करिए कि सीधे गूगल पे जो है यूपी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वो सर्च कर लीजिए, वेबसाइट आपकी खुल जाएगी, उसमें आपको पोर्टल वगैरह एड्रेस मिल जाएगा। फिर भी आप अगर नहीं फाइल कर पाते हैं, कोई दिक्कत होती है, तो मेरा नंबर है, वो आप शिवानंद जी से ले लें, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे एक छोटा सा उस पर मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है? जो भी होगा त्वरित गति से आपकी सहायता की जाएगी। जी 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 सर। चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल का जवाब मिल गया बहुत अच्छी तरह से। और हम यहाँ पर आलोक कुमार सिंह जी ने भी हैंड रेज किया हुआ है। आलोक कुमार सिंह जी, अपना परिचय देते हुए कृपया अपनी बात रखें। सर, मेरा नाम आलोक कुमार सिंह, और जब से सूचना का अधिकार लागू हुआ और सही से क्रियान्वित हो रहा था, उस समय से मैं इस कानून के संग जुड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश से हूँ, लखनऊ से हूँ। और सर, आपसे एक चीज, थोड़ा सा प्रश्न है मेरा कि 14 जुलाई को अतुल राय गुप्ता जी के माध्यम से मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, उनके द्वारा एक मार्गदर्शिका जारी की जाती है अपीलेट अथॉरिटी के लिए, और जब आप अपने डिसीजंस लेते हैं तो क्या इस चीज का उसमें मतलब अपने डिसीजंस पे लिखते हैं कि इन्होंने इस मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया? नहीं, देखिए, हम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पे वैसे सजा नहीं बनती है, लेकिन हम लोग अगर हमको ये लगता है किसी मामले में वो सूचना नहीं दे रहे हैं या बिल्कुल खामोश कर रहे हैं, तो पहले तो उनको एक शो कॉज टाइप का वो किया जाता है। शासनादेश में लिखा है। हाँ, आपकी आवाज बंद हो गई है। आप ये चाहते हैं कि वो सर, मैं ये कह रहा हूँ कि 14 जुलाई सन 2008 को जब उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा अतुल कुमार गुप्ता मुख्य सचिव के माध्यम से एक शासनादेश अपीलेट अथॉरिटी के लिए गाइडलाइंस आती है, अर्थात ये मान के चला गया कि ऑल द पब्लिक अथॉरिटीज जो यूपी में होंगी, इनको ये गाइडलाइंस का ज्ञान होगा, निश्चित रूप से ज्ञान होगा। अगर ये इसका वायलेशन करते हैं, दे शैल बी पेनलाइज्ड। आपको इस पावर है ये? हाँ, लेकिन इसमें आलोक जी, कई बार मैं व्यवहारिक पक्ष आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को इसका ज्ञान हो। मैं आपको हकीकत बता ठीक है सर, मैं आपकी बात पे एग्री कर गया। अब मेरा एक दूसरा बिंदु है, एक और शासनादेश आता है, ये नागेश्वर नाथ उपाध्याय प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से आता है। ये आता है 16 अक्टूबर 2008 को। इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जन सूचना अधिकारियों के लिए गाइडलाइंस आई है। ठीक है।
तो अगर आप बीइंग एन क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, आपके पास ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है कि पीओ ने 30 दिन में सूचनाएं नहीं उपलब्ध कराई, एंड देन इट इज अ वायलेशन ऑफ जो गाइडलाइंस है, उसका उल्लंघन है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग तो क्या मतलब नहीं सर, उत्तर प्रदेश आयोग के आदेशों में ऐसा नहीं पढ़ने को मिलता है। मतलब आप ये चाहते हैं कि उस गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ। आप जी वो जी चाहते जी, हैं कि उस जागरूकता बढ़ेगी का जिक्र किया जाए, मतलब उसमें ऑर्डर में। अच्छा, आप ये चाहते हैं, तो ठीक है, अगर मतलब ऐसा है तो इसको आगे भविष्य में करवाया जा सकता है। वैसे अगर 30 दिन के अंदर सूचना नहीं होती या कोई कारण वो नहीं बता पाते हैं क्यों विलंब हुआ, तो उनको पिनलाइज किया जाता है, वो तो एक्ट में स्पष्ट लिखा है। ठीक है, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आलोक जी, उम्मीद है आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। हमारे बीच में मुझे इसमें थोड़ी सी हाँ भास्कर प्रभु जी बताएं। मुझे लगता है कि देखिए, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऊपर इंफॉर्मेशन कमीशन को पेनल्टी नहीं लगा सकती है, या उनके ऊपर कोई इंक्वायरी भी कॉल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग उनके डिपार्टमेंटल हेड को रिकमेंड करते हैं। यस, मैं नहीं सर, मैं आपके पास यही आपकी बात में मैं सहमत हूँ। तो मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन कमीशन जब उसके ऑर्डर देते हैं, तो क्योंकि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हेड ऑफ दी उस पब्लिक अथॉरिटी अपॉइंट करती है, तो उस हेड ऑफ दी पब्लिक अथॉरिटी को बता देना चाहिए कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी इज नॉट वर्किंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ द आरटीआई। वो किया जाता है कई ऑर्डरों में, मेरे ऑर्डरों में आप तो जनरली क्या होता है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को लगता है कि मैं वो इट इज लाइक द पीआईओ स्क्रैचेस हिज बैक एंड ही स्क्रैचेस हिज बैक। उसमें देखिए एक चीज, उसके लिए मैं कहता हूं कि इंफॉर्मेशन कमीशन मस्ट बी वेरी स्ट्रिक्ट इन गिविंग अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स टू द पब्लिक अथॉरिटी, stating that the appellate authority has to be trained or he should be replaced by some other person. That can be done. एक चीज और भी बता दे जो आप सबकी नॉलेज के लिए, जो मैं अपने सुनवाई कक्ष में करता हूँ, I personally write this thing, the DO letters to the head of the, मान लीजिए जैसे ग्राम विकास की कोई सूचना मांगी है, तो मुझे अगर लगता है कि भाई ग्राम विकास अधिकारी और ये लोग, इनका डिपार्टमेंट ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो हम अलग से चिट्ठी लिखते हैं, सख्त टाइप का लेटर प्रमुख सचिव ग्राम विकास को, ताकि वो अपने अंडर में देखें कि उनके डिपार्टमेंट में क्या क्या हो रहा है, और इसमें कई मामलों में हम लोग को सकारात्मक रिजल्ट भी मिले और कुछ मामलों में प्रथम अपीलीय अधिकारी भी उपस्थित हुए। थैंक यू। But is it possible to include if the first appellate authority doesn't work as per the provisions of the act? नहीं, उसमें लिखा जाता है कि मतलब in your orders, right? Why not? We can write it. We have found that will go. That becomes a record, and it goes to the public authority head. And under the sir, what we do under the RTI, then we ask to the Public Authority Act what you have done to the comments made by the information commissioner. That is what we follow, and that is a base we can do it. Thank you very much, sir. क्योंकि मैंने कुछ ऑर्डर्स में जो है, जब मुझे लगा कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, तो इसमें एक्सक्लूसिवली लिखवाया भी था कि दे आर नॉट फुलफिलिंग देयर रिस्पांसिबिलिटीज एज पर द एक्ट। इस तरह की चीजें लाइनें लिखवाई गई थी। थैंक यू। हमारे बीच में सुनील खंडेलवाल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, हैंड रेज किया है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। पहले अनम्यूट तो कर लीजिए। सुनील खंडेलवाल जी, आपने हैंड रेज किया हो? हाँ, अनम्यूट कर लीजिए जी, बताइए। हाँ, हेलो जी। जैसा कि हम जान रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों से, खंडेलवाल जी पहले तो जरा बता दें कि जो है कहाँ से हैं आप? जी, मैं गिरिडीह झारखंड से हूँ सर। अच्छा, झारखंड से जी। और यहाँ पर सूचना आयोग की स्थिति बहुत ही बुरी है पिछले 2 वर्षों से, क्योंकि यहाँ पर एक भी सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। जब सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं है, तो कहीं न कहीं भ्रष्ट जन सूचना पदाधिकारियों के मन से
इस कानून का भय धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। इस संबंध में मैंने मुख्य सचिव झारखंड सरकार से निवेदन किया था कि ये प्रथम अपीलीय पदाधिकारीगण जो है वो कहीं ना कहीं सर्विस एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, सर्विस कंडक्ट रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं और हमारी प्रथम अपीलीय आवेदनों पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो इस पर उचित कार्रवाई करें। तो मेरे आवेदन के आलोक में चीफ सेक्रेटरी महोदय ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया, सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिवों को आदेश दिया कि 30 दिनों के भीतर इसका निराकरण किया जाए और विशेष परिस्थितियों में 45 दिनों के भीतर। लेकिन उस आदेश को आए हुए भी 3 माह हो गए, लेकिन फिर भी हमारी प्रथम अपीलों पर भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? भाई देखिए, सूचना आयुक्तों को की नियुक्ति का अधिकार सरकार को है, तो आपको सरकार से चाहे आप प्रार्थना करें चाहे जो करें कि भाई जल्दी से जल्दी सूचना आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति हो, ताकि द्वितीय अपील के लिए रास्ता क्लियर हो। और जैसे फिर आपने मुख्य सचिव को लिखा है तो उसका जो है वो अलग प्रक्रिया है, आप उनसे मिलें, बताएं चीजों को, क्योंकि वो इस पे यहाँ से बैठ के कोई राय देना ठीक नहीं है। आप लिख सकते हैं अपनी बात, उनको बार बार बता सकते हैं, वो उनके क्षेत्राधिकार में है जो निर्णय वो लें। जी, थैंक यू सर। धन्यवाद। और आगे बढ़े तो हमारे बीच में NS राज पुरोहित हैं, जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। राज पुरोहित जी पूछें। मेरे ख्याल से मैं नरेंद्र सिंह राजपुरोहित जोधपुर राजस्थान से हूँ। तो मेरा ये सवाल है कि होल्ड करिएगा सर, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ अजय सर। मैं शिवानंद जी ये कहना चाह रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन ले लूं, फिर जरा मेरे जाने का समय हो रहा है। हाँ सर, 1 बजे रहे, बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन आपके। हाँ तो बताएं। अनम्यूट। जी सर, मेरा ये सवाल है कि मेरी 16 फरवरी को 3 हियरिंग एक साथ थी, जल विभाग की और स्कूल शिक्षा विभाग की और एक और थी जल विभाग की। तीनों हियरिंग थी, जिसमें जल विभाग वाली जो जीवन से जुड़े हुए मामले की थी, और ये तीनों में ही उन्होंने मेरे आवेदन को निरस्त कर दिया कि आपकी, मैंने अवलोकन किया लेटर का PIO के, और उन्होंने इस लेटर में इतने क्रमांक में इनको नरेंद्र सिंह को जवाब दे दिया गया है, सूचना उपलब्ध करा दी गई, इसलिए निरस्त की जाती। तीनों मेरी एक ही सेम टू सेम तरीके से निरस्त कर दी राज्य सूचना आयोग में। नहीं, निरस्त आपका सूचना आयोग में किया गया है, किसी सूचना आयुक्त ने किया है? आयुक्त अपने 3 नंबर आयुक्त है, अपने लक्ष्मण सिंह जी है यहाँ पर, राजस्थान सूचना आयोग जयपुर। तो सूचना दी जा चुकी है और आपको सूचना नहीं मिली थी, क्या हुआ था उसमें? कुछ भी नहीं मिला मेरे को। तो वो तो आपको बताना चाहिए था कि भाई ये नहीं मिला है, जो है क्या कहते हैं, हमको सूचना ही नहीं मिली है, बिना सूचना दिलाए ये जो है गलत आपको बता रहे हैं। तो इस पे उन आयुक्त महोदय को उस हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। देखिए, हम लोग जो अपने यहाँ करते हैं, खासकर जो मैं अपने सुनवाई कक्ष S6 में करता हूं, अगर PIO ये कह रहा है कि सूचना मैंने दे दी, तो सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि किस तारीख को आपने सूचनाएं दी और किस माध्यम से प्रेषित करी। तो हम उसको बाद ही ये करते हैं कि वो हमको साक्ष्य दिखाए, तभी हम मानते हैं। और दूसरा काम हम ये करते हैं कि मान लीजिए उसने कहा कि रजिस्ट्री जो है हमने कर दी है, ठीक है ना, तो हम उसकी ट्रैक रिपोर्ट निकलवाते हैं कि ये इस दिन रजिस्ट्री हुई या आपको डिलीवर हुई कि नहीं। ये प्रक्रिया मैं अपने सुनवाई कक्ष में अपनाता हूँ। सर, मैं ये कह रहा था कि अगर उसने सूचनाएं दी है तो वही सूचनाओं की प्रतिलिपि या प्रमाणित की कॉपी सूचना आयोग में जमा करवाई होगी उसने, या फिर एक लेटर जमा करवाई होगी। भाई देखिए, कोई भी चीज मुंह जबानी नहीं होती। अगर उसने सूचना दी है, एक पत्र क्रमांक दे दिया है कि 441 नंबर ये पत्र क्रमांक है, और एक पत्र बता देते हैं भाई ये देखो ये पत्र है और मैंने सूचनाएं दे दी है। नहीं, वो तो फिर आयुक्त महोदय की फाइल में वो आपकी जो है जो उसने सूचनाएं दी हैं वो संकलित रूप से होनी चाहिए, तभी तो निर्णय होगा कि सूचना उसने ठीक दी है या भ्रामक दी है। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, आपके राजस्थान में क्या रिव्यू का प्रोविजन है, पुनर्वलोकन की व्यवस्था है कि नहीं? आयोग शिकायत की है? नहीं, शिकायत में तो आप आते हैं, मान लीजिए आपकी जैसे सुनवाई खारिज कर दी गई ये तीनों, और आप संतुष्ट नहीं है, तो आप दोबारा से उत्तर प्रदेश में जैसा होता है कि एक पुनर्वलोकन पत्र आप डाल सकते हैं कि भाई हमको जो है।
अच्छा, ऐसा तो नहीं किया है, शिकायत करने का प्रावधान है, मैंने किया था शिकायत का तो वो 18 में है, और सेक्शन एक सर निवेदन है कि इसकी मैं आरटीआई लगाकर पत्र क्रमांक की वहां से सूचना आयोग से ले सकता हूँ कि मुझे ये सूचना बिल्कुल 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 सब आप ले सकते हैं, आप लगा के जैसे मैं कॉपियां ले सकता हूँ ना, जैसे जो सूचना मेरे को दी थी वो उसकी प्रमाणित करके आप स्वतंत्र हैं उसके। जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है शिवानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और गांधी सर का। गांधी सर ने भी मैसेज किया हुआ है कि वो भी कार्यक्रम से लीव करना चाह रहे हैं क्योंकि अब काफी लंबा खिंच गया है। और अगले संडे को अपन फिर मिलेंगे किसी न किसी नए टॉपिक से। बहुत बहुत सर आपको धन्यवाद। और अच्छा, बहुत बहुत सबका धन्यवाद जी सर, हम आगे बढ़े और हमारे बीच में भी आत्मदीप सर और भास्कर प्रभु सर जुड़े रहेंगे तो आप लोगों के प्रश्नों का थोड़ा बहुत अभी जवाब मिलेगा, क्योंकि अभी हम लोग और कार्यक्रम को आधे घंटे के आसपास प्रोलॉन्ग करेंगे। तो अगला प्रश्न इस दिशा में लेते हैं। और भास्कर प्रभु जी अभी थोड़ा सा आप समय दीजिएगा, अभी ना जाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर प्रश्नों के उत्तर लोगों के जो है वो देने के लिए फिर हम लोग आपस में ही फिर चर्चा करेंगे। तो ये बेहतर है कि थोड़ा सा एक्सपर्ट व्यूज मिलता रहे। हमारे बीच में सुरेंद्र जैन साहब ने हैंड रेज किया हुआ था। सुरेंद्र जैन जी, आप कुछ अपने विचार रखना चाह रहे थे कार्यक्रम में। सुरेंद्र जैन जी, अपना वीडियो चालू करेंगे तो। हाँ, एक सेकंड। हाँ सुरेंद्र जैन जी, मैं आपको मैं आपको सबको नमस्कार। मेरा अभी नरेंद्र भाई ने प्रश्न किया था और उप्रेती साहब ने कहा था कि पुनर्वलोकन का राजस्थान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है और ऑर्डर जो जजमेंट आ रहे हैं राजस्थान में इसी तरह के लगातार आदेश आ रहे हैं खराब, उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते। ये यहाँ बैठ के डिस्कशन होता है, वो लोगों से सीखने को मिल रहा है। उप्रेती साहब जैसे आप लोगों से जुड़े हुए हैं, गांधी जी सर, और जो 8 पे बात हुई आज 8-2 पे और वो जो चर्चा 8J पे चली, तो मेरे इस बारे में एक सवाल था कि आज जो कोई मकान सरकार द्वारा योजनाएं लाई जाती है, योजना लाने के बाद में मकान आवंटन किए जाते हैं और उसकी सूचना मांगी जाती है, वो सूचना देने में भी तकलीफ होती है, जबकि एक एफिडेविट दिया जाता है कि ये सूचना हमारे पास दूसरा मकान नहीं है, उस सूचना को देने नाम से नहीं, मकान नंबर से। ये गवर्नमेंट जेडीए है, हाउसिंग बोर्ड है, इस तरह के घोटाले को छुपाने के लिए या उनकी रेटें अलग अलग निकाल दी जाती है। तो ये सब सूचना छिपाने का काम होता है, सूचना दिलाने का काम नहीं है। लोक हित है, बता भी दिया तो भी नहीं दिलाएंगे, तो इसके लिए तो अब लड़ते रहो, यही हमारा लगा हुआ है। बाकी जो धाराएं बताई गई 8-2 पे, जो काम 8J पे और थर्ड पार्टी को नोटिस देना चाहिए, उसके बाद में सूचना ये दिलाई नहीं जाती है राजस्थान में, तो सारे इस तरह के मामले देखे जाते हैं। जी, तो भास्कर प्रभु जी एक अंतिम प्रश्न का जवाब आप ही दे दें और फिर आपने मैसेज किया है जाने के लिए, तो फिर आप इस प्रश्न का जवाब देने के बाद फिर मूव करें। नहीं, ये तो उनकी हमारे देश में ऐसे बहुत कुछ चीजें हैं, ये तो उनकी दिक्कत है, तो ये चलता रहता है। हम भी वही प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयत्न करना एक ही हमारा काम है। स्ट्रेटेजिकली तो काम करना पड़ता है। नहीं, और कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि अलग अलग जिसको अगर स्ट्रेटेजिकली यूज करना है, सूचना अधिकार के बारे में पूरे 31 कलम पढ़ने चाहिए बराबर, और इन बिटवीन लाइंस का भी सोचना चाहिए। इंस्पेक्शन राइट्स दिए गए हैं और सेक्शन 19 में आप जा सकते हैं। सेक्शन 4 का भी इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं होता है तो 1986 है। और कल मैंने बहुत विस्तार से एक एडवोकेट से और जो PIL करते हैं उनसे भी बात की, उन्होंने भी सेक्शन 4 के लिए PIL किया था। और KC जैन जी ने सेक्शन 4 के थ्रू से हर एक स्टेट को नोटिस भी दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो मुझे लगता है कि कोशिश हो रही है, होते रहेगी, और मुझे लगता है कि ये देश तो सिर्फ 70 साल पुराना है, तो और भी मेहनत करनी पड़ेगी। हम अमेरिका को कंपेयर नहीं कर सकते हैं या किसी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा बड़ा देश है और उम्र बहुत छोटी है, बहुत बड़ी उम्र नहीं है हमारे देश के लिए आजादी के बाद। तो मुझे लगता है कि सबका प्रयास रहना चाहिए
और मैं बोलता हूँ कि सबका प्रयास तो ही सबका विकास, अगर सबका प्रयास नहीं तो किसी का विकास नहीं है। तो सेकंड इज दैट कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट। टू एंजॉय द डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, टू एंजॉय द स्पोर्ट। तो मुझे लगता है कि ये तो चलता रहेगा और ये सभी पूरे देश भर में। तो मुझे लगता है कि किसी को भी अगर स्ट्रेटेजिकली अगर आरटीआई का इस्तेमाल करना चाहिए तो 3 एक्ट्स अभी पढ़ने चाहिए। एक तो हर एक स्टेट का रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक्ट है, उसके बारे में देखना चाहिए। दूसरा जो है सूचना अधिकार और इन बिटवीन द लाइंस जो सूचना अधिकार में है। तीसरी जो बात है कि सेक्शन 4 के मैनुअल, अगर आपको लगता है कि ये सेक्शन 4 में पब्लिश होना चाहिए, अगर वे पब्लिक अथॉरिटी नहीं करती है तो इंफॉर्मेशन कमीशन को पावर्स हैं अंदर उनको सेक्शन 4 में पब्लिश करने की डायरेक्टिव्स। और मुझे लगता है कि दूसरी जो बात है कि अगर सेक्शन 4 में इंफॉर्मेशन पब्लिश होना जरूरी है और वो मैनुअल वगैरह जरूरी है, तो अगर नहीं है तो आप कंपनसेशन पूछना शुरू कीजिए इंफॉर्मेशन कमीशन में। हर एक एप्लीकेशन में कम से कम आपको अगर लगता है कि 1 रुपया भी अगर आप कंपनसेशन पूछते हैं ना सरकार लोगों को तो बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि एक रुपया भी आपको कैश में नहीं देना है, आपको चेक में देना है। आप जब चेक में देते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो फिर ऑडिट रिमार्क्स आ जाते हैं, कंपनसेशन क्यों दिया गया। देखिए हमारे पास भी बहुत कुछ टूल्स हैं, औजार हैं जो हम अपनी खेती अच्छे ढंग से उगा सकते हैं। तो मुझे लगता है यही एक प्रयास हो सकता है और कुछ नहीं है। हम रहेंगे, पीआईओ नहीं करेगा, एपेलेट अथॉरिटी नहीं करेगा, इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं करेगा, तो हम तो करने चाहिए। यही मैं कह सकता हूं। धन्यवाद सर, आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ और हम तो कर रहे हैं, ऐसे कोशिश कर रहे हैं पूरी। आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, आप लोगों से सीखने को मिल रहा है और लंबे समय से कर रहा हूँ। और जनहित में पीआईएल भी लगाता हूँ और लगाई है मैंने 6 पीआईएल। तो आप लोगों का ये सानिध्य मिला है और सीखने को मिल रहा है। पर स्थिति डे टू डे खराब है, फिर भी अपन संघर्ष करेंगे तभी आगे कुछ आजादी मिलेगी। धन्यवाद भास्कर प्रभु जी। थैंक यू। ठीक है भास्कर प्रभु जी जाना चाह रहे थे तो सर ठीक है, आप प्लीज अब यदि चाहें तो मूव कर सकते हैं। और धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण अपना समय दिया है। थैंक यू, बाय, गुड डे। हमारे बीच में आत्मदीप सर जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर फिलहाल आप आत्मदीप सर देंगे। महेंद्र कुमार जी, क्या प्रश्न था आपका? कृपया अपने आप को अनम्यूट करके पूछें। हिमाचल प्रदेश से नवीन जी, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, सबसे पहले तो सबको नमस्कार सर। ये एक ना जो जनहित का मुद्दा बार बार जो भी पीआईओ है वो क्या करते हैं, तो सूचना छुपाने के लिए ना सिर्फ एक ही वर्ड डालते हैं, जनहित में नहीं है। ये आज तक जनहित ना समझ में नहीं आया ये होता क्या है सर। आत्मदीप सर कृपया प्रश्न का जवाब इनके देने का कष्ट करें। आत्मदीप सर हमें लगता है कि बिजी है, उनका शो तो कर रहा है। अब आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और हमें लगता है कि सुरेंद्र जैन जी, आप इस विषय में क्या समझते हैं? म्यूट, अपने आप को अनम्यूट कर लें। आपने भी बहुत सारी आरटीआई लगाई हुई हैं और जनहित में मतलब जन से जुड़ी सूचना, अब ये सारी सूचना तो जनहित में ही है जो मांगी जा रही है। तो जनहित में ये लिख के शब्द को गोलमाल जवाब दे देते हैं कि जनहित की सूचना। जनहित में जब आप कोई काम करा रहे हैं गवर्नमेंट का, सड़कें बना रहे हैं, तो ये जनहित ही हुआ। तो जनहित की सूचना देनी है, पर वो जानबूझ के किसी तरह से आदमी सोचता है नहीं समझेगा और उसको गोलमाल जवाब देके गुमराह कर देते, जहां तक मैं समझ पाया हूं। नहीं, आप सही समझते हैं। और जनहित की सूचना ही तो व्यक्ति मांगता है, किसी की व्यक्तिगत ये तो स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी लोक सेवक यदि हमारे टैक्स के पैसे से पेमेंट पा रहा है तो हर क्रियाकलाप लोकहित से संबंधित है। तो कोई भी सूचना यदि आप चाहते हैं, जैसे यहाँ तक की जानकारी, हाँ, इनकम टैक्स की भी जानकारी, उसकी सर्टिफिकेट्स, उसके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, ये सारी चीजें, उसकी लॉग बुक,
डायरी वगैरह और ACR, ये सारी जानकारी हमें लगता है कहीं ना कहीं जनहित में ही आती है और इसको पब्लिक की जानी चाहिए, क्योंकि यदि एक नियोक्ता है तो आनी चाहिए कुछ सूचना है तो पब्लिक एक नियोक्ता है, मतलब हम उनको नियुक्त करते हैं उस पोस्ट के लिए, क्योंकि हम अपने टैक्स से पैसे पे कर रहे हैं उनको, तो हमें अधिकार है कि अपने जो नौकर हैं, मतलब हम उनको सीधे नौकर नहीं कहते, लेकिन दूसरे शब्दों में आप मान सकते हैं कि वो नौकर हैं, हमारे जनता के नौकर हैं, जनसेवक हैं, लोक सेवक हैं, तो वो सारी जानकारियां जानने का तो हक है जनता को। तो अभी इन सारी जानकारियों को वो प्राइवेट बता देते हैं पब्लिक के स्थान पे। आत्मदीप सर का वीडियो दिखने लगा है, तो आत्मदीप सर इसमें ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे। सर अनम्यूट कर लीजिए सर। देखिए, एक बात तो यह है कि जनहित में स्वहित भी शामिल है। व्यापक जनहित की तो जानकारी देने योग्य ही, लेकिन स्वहित जैसे मान लीजिए आपकी जमीन से संबंधित डॉक्यूमेंट को या बिजली कनेक्शन से संबंधित दस्तावेज आपको चाहिए, आपके राशन कार्ड से संबंधित चाहिए, आपको राशन वितरण संबंधित, तो इसमें व्यक्ति विशेष के हित प्रभावित जिससे भी होते हैं, जिसमें वो हितग्राही है जिस भी जानकारी में, वो भी लोकहित की परिभाषा में आता है, क्योंकि एक एक आदमी के इससे जुड़ के ही व्यापक लोकहित बनता है और सामूहिक रूप से संबंधित भी हो सकती है। तो ये जो जिन सज्जन ने सवाल उठाया, एक तो उनको RTI लगा के उस लोक सूचना अधिकारी से जिसने ये कह के मना किया कि ये जानकारी जनहित में नहीं है, उसको एक RTI लगानी चाहिए कि जिस नियम या कानून के तहत इस जानकारी को जनहित में नहीं माना गया है उसकी प्रमाणित प्रति प्रदाय करें। निश्चित रूप से वो लोक सूचना अधिकारी ऐसा कोई नियम कानून नहीं बता पाएगा, क्योंकि जनहित के लोक सूचना अधिकार कानून में संबंधित नियमों में कोई परिभाषा नहीं की गई। ये तो विवेक पे निर्भर करता है। किसी एक आदमी के हिस्से जुड़ी जानकारी भी जनहित की जानकारी, तो उसको जवाब देना मुश्किल होगा और इसमें फिर अपील में आगे पीछे जाना पड़ेगा और वहां जाके उस लोक सूचना अधिकारी को दुरुस्त करने वाला आदेश पारित हो सकता है। हमने पहले भी जिससे माननीय शैलेश गांधी जी ने असहमति जताई, उसमें यही कहा था कि आप अपना पक्ष मजबूत करने के लिए स्वेच्छा से अगर ये लिख दें कि इसमें इस प्रकार से जनहित नहीं है, तो आपका कुछ बिगड़ता नहीं है, कुछ जाता नहीं है आपका, लेकिन आपका पक्ष मजबूत होता है। उसको डिनायल करने से, मना करने में जोर आता है अगर आप बता देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए। जी जी सर, मैं बोलूं? हाँ जी बिल्कुल बोले। एक लोक निकाय, एक लोक सेवक, एक लोक कार्य को करने के लिए जो लोक धन खर्च करता है, लोक श्रम करता है, लोक समय का नुकसान करता है, कर्म करता है, जिस तरीके से वो एक धारणा है, तो इसमें दो धारणाएं छुपी होती है। एक जो सामान्य बोलचाल में बोलते हैं हम लोकहित या जनहित, एक वो रहता है, और दूसरा मुद्दा रहता है RTI एक्ट के परिप्रेक्ष्य में। मेरे हिसाब से RTI एक्ट के परिप्रेक्ष्य में अगर हम प्रियम्बल पढ़े, तो जो प्रियम्बल में जो लोकहित दर्शाया हुआ है उसमें लोकहित एकदम स्पेसिफाइड दर्शाया हुआ है। इसको मणिपुर न्यायालय के मामले में भी इस आदेश में उसको लोकहित को डिफाइन किया है। तो मेरा इसमें लोकहित का तात्पर्य एकदम क्लियर होगा कि जो लोगों के पैसे हैं उसको काम करने के लिए जो लोक निकाय है, वो लोक निकाय में जो लोक सेवक बैठे हैं वो हमारे लोक धन का, समय का, उसका सही सदुपयोग करें और वो अपने लोक कर्म जो उनको कार्य दिए गए हैं वो कार्य करें। उस कार्य को कराने के लिए, उसको जिम्मेदारी से कराने के लिए, उसको पारदर्शिता से कराने के लिए RTI एक्ट का परिप्रेक्ष्य यही लोकहित दर्शाता है, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर सूचना आयोग वर्सेस मणिपुर राज्य शासन के मामले में दिया था। बाकी लोकहित का मुद्दा तो लोग ये समझने लगते हैं कि भाई कोई भी विषय हो जिसमें लोगों की जो लाभ का हिस्सा हो, लोगों के हितों की बात हो, तो वो लोकहित हो जाता है। वो साधारण बोलचाल की भाषा में हो सकता है, लेकिन चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको परिभाषित किया है पर्टिकुलर, तो हमें लोकहित इसमें यही मानना चाहिए। बिल्कुल, आगे बढ़े। सत्येंद्र सिंह जी बताइए। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज। आत्मदीप सर, अभी जैसे कि लोकहित की बात हुई, तो मेरा भी एक मामला सुरेंद्र सिंह जी के इसमें आया था। मैंने भी कुछ जानकारी मांगी थी
लेकिन एक जानकारी उन्होंने देने से मना बोला था, और उसमें मैं समझ रहा था कि 81J का सहारा ले रहे हैं। तो उन्होंने बोला था, बोले कि भाई ये जानकारी आप लोकहित सिद्ध करिए। तो मैंने कहा सर ठीक है सर, मैंने इसमें लिखा नहीं है, पर मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकार जानकारी मांगता ही है, लोकहित के लिए ही मांगता है, क्योंकि वो तो मैं रख के क्या करूँगा, वो तो उसको मैं खबर में प्रकाशित ही करूँगा। तो थोड़ी देर के लिए तो सुरेंद्र सिंह जी 30 सेकंड के लिए तो विचार में पड़े, तो फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, बोले ऐसा हमारे एक्ट में नहीं है, और आप पत्रकार हो तो क्या इसका लाभ देने का हमारे एक्ट में लिखा हुआ नहीं है। तो ऐसे करके मेरे को वो जानकारी देने से वंचित कर दिया गया, जबकि मैं तो एक पत्रकार हूँ, जानकारी लिख के और छापना ये भी एक अपने आप में लोकहित है। आत्मदीप सर। देखिए, एक तो जो जनहित का मुद्दा उठ रहा है, सूचना के अधिकार के तहत हर मामले में ये स्पष्ट करना आवश्यक नहीं है कि ये क्या लोकहित है। हमारे विद्वान विषय विशेषज्ञ इस पर प्रकाश डाला। ये भाई देवेंद्र अग्रवाल जी ने जो कहा वो बहुत प्रासंगिक है, जो सूचना के अधिकार अधिनियम की प्रस्तावना में कहा। जिन भी कामों पे, मूल बात यह है कि जिन भी कामों पे लोक धन, यानी सार्वजनिक धन भी उसको कह सकते हैं, सरकारी धन भी कह सकते हैं, क्योंकि जनता के द्वारा दिए गए टैक्स से, रेवेन्यू से ही सरकार के कामकाज चलते हैं। इसीलिए जनता को अधिकार दिया गया है कि जनता द्वारा सरकार को दिए गए पैसे के धन की पाई का सदुपयोग हो, उसका कोई दुरुपयोग ना हो। मूल इसी उद्देश्य से यह अधिकार दिया। तो जिन भी कामों पे जनता का धन खर्च हो रहा है, उन सबके बारे में जानकारी मांगने का अधिकार है, और वो सब जानकारी जनहित से जुड़ी है। क्योंकि लोक धन खर्च होता है वो सार्वजनिक कामों पे खर्च होता है, व्यक्तिगत कामों पे नहीं। सरकारी लोगों पे भी उनकी तनख्वाह पे, सुविधाओं पे, वेतन भत्तों पे खर्च किया जाता है, तो वो भी लोकहित से जुड़ा मामला है, क्योंकि इसमें जनता का धन खर्च हो रहा है। और किसी प्राइवेट संस्था को, एनजीओ को, अनुदान प्राप्त संस्था को, गैर सरकारी संस्था को भी सरकार चूंकि अनुदान देती है, वो जनता के पैसे से किया जाता है, तो उनके क्रियाकलाप के बारे में भी जानकारी मांग सकते हैं। ये सब लोकहित की श्रेणी में आता है, इसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ना लोक सूचना अधिकारी इस बारे में इनकार कर सकता है। एक और बात, जो सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रावधान है कि लोक सूचना अधिकारी को केवल ये लिख के जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकता कि ये लोकहित नहीं, उसको संबंधित नियम कानून का भी उल्लेख करना पड़ेगा कि ये इस कानून के फला प्रावधान के तहत ये जानकारी जनहित में नहीं मानी गई है। सीधा सपाट नहीं लिख सकता कि व्यक्तिगत जानकारी या जनता की से जुड़ी जानकारी नहीं जानी। तो धारा, संबंधित नियम या कानून की धारा भी उल्लेखित करनी पड़ेगी, और उस कारण को भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि जनहित में क्यों नहीं तो आप अपील करने के स्वतः अधिकारी हो जाते। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं सर, एक पत्रकार कब कहाँ सर, हर टाइम पे, हर वक्त पे एक पत्रकार लिखा है, क्योंकि पत्रकारों को तो हर टाइम में आरटीआई से संबंध तो होता ही है। हर बार कहाँ उचित रहता है कि वो कारण लिखे? एक पत्रकार तो लिख नहीं सकता आप कारण। नहीं, यही तो कहा गया है पूर्व वक्ताओं द्वारा भी और अभी हमारे द्वारा भी, कि हर मामले में कारण बताना आवश्यक नहीं है। कारण तो केवल आप स्वेच्छा से, वो भी स्वेच्छा से, बाध्य नहीं। आप जो धारा 8 की परिधि में आपको लगता है कि उसमें लाके धारा 8 के प्रावधान का उल्लेख करके पीआईओ मना कर सकता है, उनके बारे में आप लोकहित से संबंधित 2-4 बातें लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो, अनिवार्य नहीं अदरवाइज। क्योंकि ये लिखना इसलिए भी है कि धारा 8 में भी ये प्रावधान है, 81J में खास करके, कि अगर कोई लोक प्राधिकारी या अपीली प्राधिकारी ये पाता है कि ये जानकारी यद्यपि व्यक्तिगत है फिर भी इससे लोकहित सिद्ध होता है, तो वो जानकारी देने का आदेश दे सकता है। अब वो कैसे पता करेगा कि इसमें लोकहित निहित है या नहीं? वो अपने स्वयं से कर ले, बहुत अच्छी बात है। अपीली प्राधिकारी या लोक मैं इसको सर और थोड़ा सा एक डिफाइन कर देता हूँ, आप लोगों को मजा आएगा। 2 बातों पे इस पे लोकहित को मैं एकदम बढ़िया से डिफाइन हो जाएगा। जब हमारे देश आजाद हुआ, से पहले सिर्फ 5 या 6 मंडल होते थे कार्य करने के लिए, उसके बाद बहुत सारे विभाग बन गए अलग अलग काम करने के लिए। तो जो विभाग जब बनाए गए हैं, तो इन विभाग को बनाने के लिए एक धारणा मानी जाती थी कि हर विभाग को काम करना है लोगों के लिए, कुछ लोगों के हितों के लिए, लोगों के उद्देश्यों के लिए। तो जितने भी डिपार्टमेंट बनाए गए हैं
वो लोकहित के लिए बनाए गए। आप जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप आवेदन लगा रहे हैं, उसका जो उद्देश्य है, अगर आप उसके उद्देश्यों को, उसके कार्यों को, उसके कृत्यों को, उसके कर्तव्यों को आप मीट कर रहे हैं, तो वो लोकहित की परिधि में आएगा। अभी हम लोग कई बार क्या समझ बैठते हैं कि लोगों का समूह, अब मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ नक्सलाइट एरिया है, नक्सलाइट एरिया में एक एरिया ऐसा है कि वो भी लोग ही है, हमारे देश के नागरिक ही है, लोग ही है। अब उन लोग मांग उठा रहे हैं, तो वो मुद्दा जनहित का नहीं हो गया। अभी कोई डैम बनना है, डैम बनने से बहुत व्यापक तरीके से लोगों को फायदा है, लेकिन एक गांव विरोध कर रहा है, तो अब वो जो गांव विरोध कर रहा है वो भी लोग हैं, तो लोग मिलके बहुत बड़े समूह में विरोध कर रहे हैं, तो वो लोकहित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग 10 जन खड़े हो गए, 100 जन खड़े हो गए, एक गांव खड़ा हो गया, या मान लीजिए कि एक स्टेट के पूरे लोग खड़े हो गए, बोले मेरे को अब तो अलग राज्य बनाना है। ये लोकहित नहीं है। लोकहित को अगर बाय रूल्स अगर हम पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो जितना मैं अभी समझ में आया, मैं नहीं बोलता मैं 100% सही हूँ, लेकिन मेरे को जितना पढ़ने से समझ में आ रहा है, हर लोक निकाय किसी न किसी उद्देश्य से स्थापित है, और जिस उद्देश्य से स्थापित है, लोकहितों को कार्य करने के लिए बनाए गए हैं। उस कार्य और कृत्य से संबंधित अगर आप उस बात को सिद्ध करते हैं उस लोक प्राधिकरण में जहां पे आप आवेदन लगा रहे हैं, तो वो उस विभाग के लिए उसका लोकहित ही हो, और इस बात को आप डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीन द्विवेदी हिमाचल प्रदेश से क्या पूछना चाह रहे थे नवीन जी? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे 2-3 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि क्या 5 दिन के बाद 6(3) धारा का इस्तेमाल किया जा सकता है? करते हैं बहुत सारे लोग सूचना अधिकारी, लेकिन वो गलत है, और जब वो पकड़े जाते हैं और कोई अच्छा सूचना आयुक्त होता है तो उनके ऊपर पेनाल्टी लगा देता है। नियम जो कहता है वो 5 दिन के अंदर का है। ठीक है सर। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या बिना तारीख के कोई सरकारी चिट्ठी या कोई फीस कोई मांगी जाती है, क्या वो बिना तारीख के कोई सरकारी लेटर जारी किया जा सकता है कि नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें फाइल नंबर रहता है, दिनांक रहता है, स्थान रहता है, किस कार्यालय से जारी हुआ है। ऐसा है कि मुझसे फीस मांगी गई है, जबकि वो अधिकारी उस समय कार्यालय में है ही नहीं। वो 15 दिनों से वो कार्यालय में है ही नहीं। उस आदमी ने मुझे चिट्ठी जारी करके बोला है कि आप फीस जमा करवा दें, और उसमें ना तारीख है ना कुछ है। तो ये मेरा सवाल इसलिए था। मेरा एक सवाल और है, अगर एक आरटीआई मैंने लगाई है तो उसकी फीस कितनी बार मांगी जा सकती है? 1 बार, 2 बार, या कितनी बार फीस मांगी जा सकती है एक आरटीआई की? एक आरटीआई की फीस एक बार लोक सूचना अधिकारी मांगेगा। यदि आप नहीं दिए हैं अथवा पत्राचार दोबारा वो कर सकता है कि हमने आपको ये पत्र भेजा था और आपने अभी फीस जमा करके अपना कागज नहीं लिया है, तो आप इतनी फीस जमा करके कागज ले जाएं, ये कर सकता है। लेकिन वो एक बार आपने पे कर दिया है फीस, तो दोबारा उतनी फीस नहीं मांग सकता वो। मैंने लगाई थी जिसमें ब्लॉक स्तर पे मैंने आरटी लगाई थी, जिसमें वीडियो ने क्या किया कि 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद उसने 6(3) धारा का इस्तेमाल किया है। अलग अलग पंचायतों को उसने लेटर जारी कर दिया 10 दिन के बाद, और अलग अलग पंचायतों से मुझे अलग अलग फीस जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं फीस कितनी बार किस किस पंचायत में दूं वो भी डिसाइड नहीं हो रहा है। 53 पंचायत है, 10 का मुझे लेटर आ गया है, 43 पंचायत का भी लेटर का मैं वेट कर रहा हूँ, जबकि 30 दिन से ज्यादा टाइम हो चुका है अब। और अगर वो 6(3) धारा जो उसने 10 दिन एक्स्ट्रा ले लिए, तो मान के चलो अभी 3 दिन और बचे हैं। इस विषय में इसके लिए मुझे अब क्या करना है? हाँ, आदमी जी आपको इस विषय में बेहतर अवगत कराएंगे, ऐसे मामले उनके कोर्ट में आते रहे हैं। सर अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें। जी, प्रश्नकर्ता का सवाल बहुत प्रासंगिक है। देखिए, एक तो धारा 6(3) जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इस 6(3) की दूसरी उपधारा, इस उपधारा के अनुसरण में किसी भी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, यानी जल्दी से जल्दी किया जाएगा। 5 दिन जरूरी नहीं कि आप 5 दिन में करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे अंतरण। लेकिन किसी भी दशा में आवेदन प्राप्ति की तारीख से 5 दिनों के बाद अंतरण नहीं किया जा सकेगा। 5 दिन की आवेदन प्राप्त होने के 5 दिन बाद कोई अंतरित करता है तो ये अवैधानिक है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने ऐसे मामले जब भी मध्य प्रदेश सूचना आयोग में आए हैं,
तो हमने फैसला दिया है कि क्योंकि 5 दिन में अंतरण नहीं किया, उसके बाद किया, ऐसी स्थिति में अंतरण करने वाले लोक सूचना अधिकारी पर ही जिम्मेदारी है कि वो संबंधित जगहों से जानकारी इकट्ठी करके मंगा के और आवेदक को उपलब्ध कराए। ये जानकारी उसने खुद ओढ़ ली, 5 दिन में अंतरित न कर। दूसरी बात अंतरण के बारे में, इस बारे में केंद्रीय सूचना आयोग का भी फैसला है, मध्य प्रदेश सूचना आयोग और भी राज्य सूचना आयोगों का फैसला है, और जो आरटी एक्ट के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल विभाग है डीओपीटी, केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत निवारण विभाग, उसकी भी गाइडलाइन है कि कोई भी आवेदन एक से अधिक लोक सूचना अधिकारियों को अंतरित नहीं किया जाना चाहिए। केवल एक लोक सूचना अधिकारी को अंतरित कर सकता है, बाकी को वो लौटा सकता है कि आप वहीं संबंधित जगह पे आप आवेदन लगाइए। तो जो आपका कई सारी पंचायतों को अंतरित कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। जी, आगे बढ़ते हैं सर। आखिरी सवाल मेरा सर, आखिरी सवाल है मेरा। हाँ, पूछ लीजिए। वीडियो को जो मैंने आरटीए लगाई थी, उसने जो गलती की सो की, अब उसकी मैं फर्स्ट अपील करूं, वो मैं डीपीओ को करूं? आपको बिल्कुल प्रथम अपील करना चाहिए, और प्रथम अपीली अधिकारी के बारे में जानकारी आपको स्पष्ट रूप से नहीं है तो आप उसी लोक सूचना अधिकारी को ही अपनी प्रथम अपील भेज सकते, ये लिखते हुए कि चूंकि आपने मुझे मेरा आवेदन का विधि अनुसार निराकरण नहीं किया और धारा 7 के तहत ये आवश्यक है कि आप मुझे अपीली अधिकारी के नाम से अवगत कराते, वो भी आपने नहीं कराया है, ना आपके वहाँ अपीली अधिकारी का सूचना पत्र लगा है, तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप इसको संबंधित सक्षम अपीली अधिकारी तक मेरी अपील उसको पहुंचानी है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। विशाल कुमार जी बताइए। विशाल कुमार मालाकर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। एक महेंद्र गुप्ता जी भी सवाल कर रहे थे। हाँ, महेंद्र कुमार गुप्ता जी, आप भी अपना सवाल पूछ लें। महेंद्र कुमार जी। सुरेश मौर्य जी। और कोई प्रश्नकर्ता भी सीधे सवाल कर सकते हैं जो उपस्थित हैं, जिनके नाम बोले जा रहे हैं, अगर वो नहीं। जी सर, सुरेश मौर्य सूरत से। 1 मिनट में सबको हाँ, एक सर मौर्य जी वो हमने कौन सी वो हेलो जी सर, मेरा सवाल ये था। हाँ सुरेश जी, हाँ पहले सुरेश जी को पूछ लेने दीजिए। सर मेरा सवाल ये था, जैसे कि आयोग के पास में जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं, उसके ऊपर जो डिसीजन लेते हैं, तो सर उसका कोई रिकॉर्ड उनके पास मेंटेन होता है कि नहीं होता है, किस ढंग से लेते हैं, ये मेरा सवाल था सर। जैसे गिरीश राम देशपांडे का जो हवाला देके ये लोग कहते भाई इसके अंदर जानकारी नहीं दे सकते हैं, या अन्य किसी, जिस तरह से जो पॉजिटिव आता है और नेगेटिव दोनों चीज का उनके पास में रिकॉर्ड तो होना चाहिए सर, कुछ किस ढंग से मतलब जजमेंट देते हैं, ये मेरा सवाल था सर। कोई भी सूचना आयुक्त अपने आदेश में किसी भी न्याय दृष्टांत का, किसी भी अदालत के आदेश का तब तक उल्लेख नहीं करता है जब तक उसके पास उस आदेश की प्रति ना हो और उसको उसने अच्छी तरह से पढ़ ना लिया हो। और जैसे ही हम अपना अनुभव बताते हैं, हम सूचना आयुक्त बने शपथ लेने के बाद, तो सूचना आयोग के स्टाफ ने खुद ब खुद जो आरटी एक्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्टों को फैसले हैं, उनका एक सेट बना के सब सूचना आयुक्तों को उपलब्ध करा दिया जाता है। उसमें गिरीश रामचंद्र देशपांडे तो होता ही होता है, ये उपलब्ध करा दिए जाते हैं। लेकिन ये सूचना आयुक्तों के अपने विवेक पे निर्भर करता है कि वो उसको माने या ना माने। हम अपने अनुभव से आपको बता सकते हैं कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश हैं आरटीआई के बारे में, उन आदेशों को यह मानते हुए कि ये पर्टिकुलर उसकी केस के लिए दिया गया है, उस केस की। महेंद्र गुप्ता जी, अपने आप को फिलहाल म्यूट करके रखें, जब आपका अगला टर्न आए तब खोलें, क्योंकि आपके यहाँ से नॉइज बहुत आ रही है। हाँ आत्मदीप सर।
हमने ये मानते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कई हाई कोर्टों के न्याय दृष्टांतों को अनदेखा किया है कि ये आदेश कोई पर्टिकुलर मामला था, उसके तथ्यों के आधार पर ही किया गया है। ये तथ्य सारे मामलों पे लागू नहीं होते हैं। ये हमारे सामने आया मामला उससे भिन्न है। और एक और बात, जो सूचना आयुक्त जैसे किसी भी पद पर जो लोग बैठते हैं, यानी जिनको आदेश पारित करने का अधिकार है, उनका पहला धर्म होना चाहिए न्याय करना, जनता का हित साधना। इस उद्देश्य को हमने अपने चेंबर में भी लिख के लगाया हुआ था, कोर्ट में भी, और इसको ध्यान में रखते हुए हमने ऐसे भी आदेश पारित किए हैं जिनके बारे में आईटी एक्ट में प्रावधान नहीं है या विपरीत प्रावधान है। लेकिन जब हमने पाया कि ये न्याय हित में है, जनहित में है कि ये व्यक्ति जो जानकारी मांग रहा है उसको जानकारी कम है कानून की, इसलिए उन्होंने किसी ऐसे शब्दों में जानकारी मांग ली है जो सूचना की परिभाषा में, अभिलेख की परिभाषा में नहीं आते हैं, लेकिन उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए जानकारी दिलाना आवश्यक है। तो हमने सारे नियम कानून को परे रख के भी आदेश पारित किए हैं और लोगों को न्याय दिलाया। न्याय कानून का एक ही मकसद है कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। हमको लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए कि कानून में लाइन लिखती तो इसके अलावा हमको आगे देखना ही नहीं उससे, ऐसा नहीं होना चाहिए। केस तो हमने पहले भी इस वेबिनार में बताया था कि एक महिला बाल विभाग की महिला पर्यवेक्षक को हमने 20 लाख रुपए का उसका बकाया पेमेंट दिलवाया, जबकि ये किसी आरटीआई एक्ट में नहीं है कि किसी का बकाया पेमेंट है और वो आरटीआई लगाए तो आयुक्त उसको दिलाने का आदेश पारित कर। हमने आदेश दिया कि 1 महीने में इसके सारे ड्यूज क्लियर करके पालना प्रतिवेदन पेश किया जाए, और उस महिला को न्याय मिला जिससे 1 लाख रुपए तक की रिश्वत मांगी जा रही थी, कोई 40% रिश्वत मांग रहे थे, तो पेंशन के लाभ दिलाने के, उसके जो भी बकाया लाभ थे सारे दिलवाए गए। तो और बड़ा सुकून मिला हमको ये करके कि चलिए किसी पीड़ित को हमने अपने पद के उसमें बैठ के अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके और न्याय दिलाया। ये भी लक्ष्य होना चाहिए। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में ऐसी टीका टिप्पणियां करता है जो किसी कानून में लिखी नहीं होती, लेकिन वो जनहित और व्यापक न्याय हित को ध्यान में रखते उस तरह की टीका टिप्पणी करके और लोगों को राहत पहुंचाते हैं। बिल्कुल सर, और इसके साथ ही ऐसी जो टिप्पणियां हैं फिर एक लॉ बन जाती हैं अपने आप में, जिसका लोग अनुकरण करते हैं। कहीं वो पूर्ववर्ती जो लॉ रहते हैं, कानून रहते हैं, उनके विरोध में हो जाती हैं तो नुकसान भी होता है और फिर कई बार उसका फायदा भी होता है, जैसे गिरीश रामचंद्र देशपांडे वगैरह ऐसे ही आदेश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको आप सबको जानकारी के लिए एक और बताना चाहूंगा कि जैसे अपीली अधिकारी के खिलाफ आरटी एक्ट में कार्रवाई का कोई प्रावधान है, लेकिन हमने जनहित को ध्यान में रखते हुए अपीली अधिकारियों को ठीक करने के लिए, क्योंकि वो प्रथम अपील पे ठीक से कार्रवाई नहीं कर रहे थे, उनको कानून का ज्ञान नहीं था तो गलत आदेश पारित कर रहे थे, जिससे लोग परेशान हो रहे थे और लोगों को तृतीय अपील तक आना पड़ता था, साल 2 साल बाद उनको न्याय मिलता था। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए और इस उद्देश्य से कि लोगों को प्रथम अपील में ही न्याय मिल जाए, उनको डीम्ड पीआईओ मान के, सम लोक सूचना अधिकारी मान के, इस आधार पर कि आपने प्रथम अपील पे जो आपका वैधानिक कर्तव्य वो फरियाद लेके सूचना आयुक्त में नहीं गया, लेकिन अभी मैंने ह्यूमन राइट्स के अंदर मानव अधिकार में यह कंप्लेंट किया कि मेरे जो अधिकार हैं उनका हनन किया गया है। इसके लिए मुझे जो उन्होंने लिख के दिया है उसके अगेंस्ट में अभी ह्यूमन राइट्स के अंदर में मैं फरियाद किया हूँ, क्योंकि अपील अधिकारी के ऊपर में कोई कार्रवाई कोई करता ही नहीं है। तो उन्होंने मेरे जो अधिकारों का हनन किया है, मैं अपील अधिकारी के खिलाफ में ही ह्यूमन राइट्स में गया हूँ। क्या चीज सही है कि नहीं? देखिए, इसी वेबिनार में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस नरेंद्र कुमार जी जैन आए थे, उनके सामने भी इसी तरह का प्रश्न किया गया था। उन्होंने साफ कहा कि आरटीआई एक्ट से जुड़े मामले मानवाधिकार हनन के मामले में नहीं आते हैं, उन मामलों का निराकरण आरटीआई एक्ट के प्रावधानों के तहत ही आप लोग कराएं, उसकी शिकायत ना करें मानवाधिकार आयोग। लेकिन सर, ये मध्य प्रदेश आयोग के अध्यक्ष की राय थी। मेरा कहना मतलब ये है कि अगर मैं आरटीआई लगाता हूँ, मेरे आरटीआई लगाने से आपका विभाग किस तरह से हैरान परेशान होता है, ये चीज आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप हुकुम के अंदर में लिख के देते हैं, आपका जो आदेश है उसमें लिख के तो क्या मेरे आवेदन से आप हैरान परेशान हो रहे हो, तो किस ढंग से हैरान परेशान होते हो वो चीज आपको शो करना चाहिए ना सर। वो चीज आप शो नहीं कर रहे हो अगर, तो फिर मैं तो आपको ये चीज कहूंगा सर, जो मेरे अधिकार हैं उसका हनन कर रहे हो। नहीं, लेकिन किसी भी अर्ध न्यायिक निकाय में जो आदेश वगैरह हुए उनसे संबंधित या आदेश नहीं हुए किसी पे, तो उससे संबंधित मामले मानवाधिकार हनन की श्रेणी में नहीं आते। फिर भी आपने कर दी। एक बात और है आपके सवाल से जुड़ी, जैसे मध्य प्रदेश के जो सिविल सेवा रूल्स हैं, ये सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की जो सेवा नियम है, उनमें
ये एक धारा है। ये आप गुजरात के भी आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, वहाँ के भी जो भी स्टेट सर्विस रूल्स हैं, अगर वैसा है तो उसके हिसाब से आप अपना आवेदन सक्षम प्राधिकारी को लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में यह है कि यदि सूचना के अधिकार, मध्य प्रदेश के सिविल सर्विस आचरण नियम में यह है कि यदि किसी लोक सेवक ने सूचना के अधिकार के तहत दी जाने वाली जानकारी को छिपाया है या आरटीआई के प्रावधानों के अनुरूप अपने पदेन दायित्व का निर्वहन नहीं किया है तो इसको कदाचरण माना जाएगा, मतलब सेवा में बुरा आचरण माना जाएगा और इसको लेकर उस लोक सेवक के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की जा सकेगी। ये प्रावधान है। सर तो इसकी कंप्लेंट जो मैंने उनके ऊपर के अधिकारी थे उनको किया मैंने, उन्होंने बोला कि आरटीआई के अंदर में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप आगे की कार्रवाई कीजिए, ऐसा उन्होंने हमको दिया हुआ है। इसलिए आपको हमने सुझाव दिया कि आप सर्विस रूल्स देखिए गुजरात के स्टेट के। ठीक सर महेंद्र गुप्ता बोल सर महेंद्र मध्य प्रदेश के सर्विस रूल की कौन सी कंडिका है? धारा 165 1965 में बना हुआ है संविधान नियमावली। महेंद्र गुप्ता जी बताइए। जी सर, नियमावली तो एक्ट है ना, कंडिका कौन सी इसकी धारा? हेलो सर, मैं महेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। आत्मदीप सर से एक छोटा सा सवाल है कि लोक सूचना अधिकारी का सद्भावना वाला सवाल रवैया हमेशा आवेदक के प्रति विपरीत क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आप बताएं सर इसको। देखिए ये बात गुप्ता जी सभी लोक सूचना अधिकारियों पे लागू नहीं होती। हमने बहुत से लोक सूचना अधिकारी ऐसे भी देखे हैं सूचना आयोग में रहते हुए जो 30 दिन का भी इंतजार नहीं करते, उससे पहले ही निराकरण कर देते हैं। सर एक सेकंड के लिए आपको रुक रहा हूं। आप जब तक आयुक्त थे तब तक ये कंडीशन नहीं थी, पर आपके जाने के बाद में अभी वर्तमान में यही कंडीशन हो रही है कि काफी जितने भी हैं कोई भी सद्भावना पूर्वक कार्य नहीं करते हैं। इसके दो कारण है। इसके ये कारण है, एक तो जो लोक सूचना अधिकारी हैं इन लोगों का नियमित रूप से आरटीआई एक्ट के तहत जो प्रशिक्षण होना चाहिए जिसका एक्ट में प्रावधान है वो नहीं हो रहा। अब देखिए ग्राम पंचायत में एक रोजगार सहायक लोक सूचना अधिकारी है, वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, उसको इसके ऊपर इतना कामों का बोझ होता है कि उसको आरटीआई एक्ट के कानून, सामान्य प्रशासन विभाग ने जो मार्गदर्शिका जारी की हुई है, समय समय पर जो परिपत्र शासन ने जारी किए हैं कि आरटीआई एक्ट में आप क्या करें क्या न करें, वो सब उसको पढ़ने का समय ही नहीं होता, तो वो अज्ञानतावश जानकारी टालने का प्रयास करता है। सर मेरे को उत्तर मिल गया, यही मैं चाह रहा था कि ये चीज अगर हम लोग नहीं हो रही है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को और गवर्नर को और अपने कलेक्टर और संभाग आयुक्त को भी जिनको आप लिख सकते हैं इस बारे में पत्र लिखना चाहिए कि इनका नियमित अंतराल पे प्रशिक्षण होना चाहिए आरटीआई एक्ट में। ये प्रशिक्षण अभी नहीं हो रहा है जिसका एक्ट में प्रावधान है, उसके कारण आम जनता बहुत परेशान हो रही है। उनको प्रथम अपील द्वितीय अपील तक जाना पड़ता है, उनका खर्चा होता है, समय संसाधन सब बर्बाद होते हैं। तो जनहित में आप कृपया इनके समय समय पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करें ताकि जनता को समय पर राहत मिल सके। इसके लिए आयोग को भी एक आया हुआ है ना आदेश, तो सर आयोग क्यों नहीं करवाता सर? ये थोड़ा सा आप इस पे बात। देखिए आयोग भी शासन को लिखता ही है, हमने भी लिखा है जिन अधिकारियों के नाम बताएं, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव लिखा है, बाद के सूचना आयुक्तों ने भी लिखा है कि आप समय समय पे ये प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। तो कुछ होता भी है अमल, ऐसा नहीं कि पूरी तरह अमल नहीं होता है। यहाँ भोपाल में जो प्रशासन अकादमी है उसमें कई विभागों के प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किए जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में, अधिकांश का नहीं होता। और अभी व्यवहारिक स्थिति है कि लगातार एक के बाद एक, अभी आपने देखा कोविड आ गया, फिर कभी जनगणना का काम आ जाता है, कभी पंचायत चुनाव, नगरीय चुनाव की मतदाता सूची बनाना उसका काम आ जाता है, तो सारी नौकरशाही नीचे स्तर तक की उन कामों में व्यस्त हो जाती है कि सर ऊपर के अधिकारी सोच नहीं पाते कि ये फ्री हैं तो इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम कर लें। तो इसलिए हम तो ये करते थे कि हर जिले में जाके, मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में हम गए, कलेक्ट्रेट में सारे अपीली अधिकारी, लोक सूचना अधिकारियों की कार्यशाला बुलाते थे, वहां उनसे उनकी परेशानियां पूछते थे, उसके बाद उनको आवश्यक प्रशिक्षण देते थे कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने में आपको फायदा है, क्या नहीं करने से आपको कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, वो सब बताते थे, तो वो लोगों को समझ में भी आती थी। उसके बाद
हम आपको बताएं, ग्वालियर और चंबल संभाग हमारे पास थे, वहाँ ये स्थिति थी कि हमारे आखिर के 2 साल के कार्यकाल में एक भी प्रकरण ऐसा नहीं आया कि जिसमें हमको सजा देनी पड़ेगी। सब समय पे काम करने, उनको समझाया, इससे प्यार से भी समझाया और डंडे से भी, दोनों तरीके से। ये होना चाहिए। सूचना आयोग भी अपने स्तर पे कर सकता है, जगह जगह कार्यशालाएं। माननीय राहुल सिंह जी ने ऐसा प्रयास भी किया था, उनके खिलाफ कोई कलेक्टर या किसी ने चिट्ठी लिख के और उसमें व्यवधान उत्पन्न कर दिया। सर ऐसे इंदौर संभाग के लिए तो दुर्भाग्य ही है कि अभी तक जो भी आयुक्त बैठे हैं उनके द्वारा ऐसा कार्य किया नहीं गया। जी ठीक कह रहे हैं आप, जबकि इंदौर सबसे ज्यादा आरटीआई का उपयोग करने वाला जिला है मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा जागरूकता वहाँ है। हमने वहाँ लोक अदालत लगाई थी, उसका हमको अनुभव है। इंदौर कलेक्ट्रेट में लगाई थी, जिसमें मैं आपके कक्षा में खुद उपस्थित हुआ था उस समय। जी जी। एक जिसमें 3 चक्कर, एक ही आवेदन पे 3 चक्कर मेरे से राशि क्योंकि कई जगह से तो 16 घंटे 20 घंटे भोपाल तक पहुंचने में लगते हैं यात्रा में। तो आयोग को ये जिम्मेदारी कि वो खुद संभागों में जाके, जिलों में जाके लोक अदालत लगाए, लोगों को वहीं न्याय प्रदान करे, वहीं सुनवाई करे। और हमने अपने अनुभव से देखा है कि लोक अदालत आप लगाते हैं जिला या संभाग मुख्यालय पे, तो उसमें अधिकतम उपस्थिति होती है लोक सूचना अधिकारी, अपीली अधिकारी की, और अधिकतम मामलों का हाथों हाथ निराकरण हो जाता है, लोगों को बहुत जल्दी राहत मिलती है। लास्ट टाइम हीरालाल जी त्रिवेदी जी जो थे आयुक्त, हीरालाल द्विवेदी, वही मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने लगाई थी खंडवा में, उन्होंने खंडवा में लगाई थी। बिल्कुल, त्रिवेदी जी आईएएस ऑफिसर थे, उसके बावजूद उनका रवैया पूरा जन उन्मुख था। वो एक गांव से के परिवार से निकले हुए थे, तो उन्होंने पूरा पब्लिक इंटरेस्ट में काम किया। उनके बारे में जो हम टीका टिप्पणी करते हैं कि रिटायर्ड नौकरशाहों को सूचना आयुक्त न बनाया जाए क्योंकि इनमें सूचनाएं दबाने छिपाने की प्रवृत्ति होती, लेकिन हीरालाल जी अपवाद थे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने किया है सर। उन्होंने तो जब लास्ट टाइम में खंडवा में लगाया था उन्होंने, तारीख तो मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैं उनके गया था सुनवाई में जब मेरी वहां पे लगी थी। उन्होंने एक और ऐसा फैसला भी किया था जिसमें अपीलार्थी पे कास्ट लगाई थी उन्होंने, जो अभी तक किसी सूचना ने नहीं किया। पर सर आत्मदीप सर, सामान्य प्रशासन ने उनको रोक लगवा दी थी सर उसी मामले पे कि आप जाके सुनवाई क्यों कर रहे हो। नहीं, हीरालाल जी के मामले में ऐसा नहीं हुआ। हीरालाल जी तो खूब जानकारी, हाँ जाते थे, लेकिन उसके बाद फिर सामान्य प्रशासन विभाग ने उस पर आपत्ति ले ली थी, बोले कि ये आपकी कार्यकारिणी नहीं है, आप वहाँ जाओ, आप तो आपके वहीं सुनवाई करो। तो सर आयोग को देखिए, हम तो अपने प्रभार के अलावा भी मध्य प्रदेश के बहुत जिलों में गए हैं और कार्यशालाएं की है। जैसे सिवनी जिला हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं था, हमने वहां भी जाके वर्कशॉप लगाई, पन्ना में लगाई, छतरपुर में लगाई वर्कशॉप की, कोई आपत्ति नहीं आई क्योंकि सर ये पेपर में छपा सर, पेपर में छपा पत्रिका में सर कि वो सामान्य प्रशासन उस पे इस पे डिस्प्यूट हुआ था सर इनके बीच में, वो कोई सामान्य प्रशासन और इनके बीच वो बैठक बुलाने का आपत्ति करते हैं जिला अधिकारियों की, लेकिन कार्य प्रशिक्षण कार्यशाला तो आयोग कहीं भी लगा सकता, कोई दिक्कत नहीं कानून। वो सही है, वो सही है। तो उसको प्रशिक्षण कार्यशाला, अगर आप समीक्षा बैठक या उस तरह का नाम देंगे तो दिक्कत होगी कि जिला अधिकारियों को बैठक लेने का आपको अपील। सर मुझे जहाँ तक ध्यान है कि खान साहब जब तक मुख्य सूचना आयुक्त थे तब तक उन्होंने कार्यशालाएं जिलेवार लगाई थी, उसके बाद में अभी तक लगाई नहीं, उन्होंने नहीं लगाई थी। उन्होंने उनके टाइम हमारे सुझाव पे लोक अदालतें लगाई थी जी। कार्यशालाएं तो केवल हमने की थी और कुछ माननीय त्रिवेदी जी ने की। हाँ, मैं वो सब मुख्य सूचना आयुक्त खान साहब थे। खान साहब ने कहीं भी एक भी कार्यशाला नहीं की, नहीं उनके आदेश से लगी थी, कोई आदेश नहीं था। आत्मदीप जी, वैसे आपने कहा ना समीक्षा बैठक, यदि ये समीक्षा बैठक होने लगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि संभाग स्तर और जिला स्तर पर इन सब समस्याओं का निराकरण हो जाया करेगा। राहुल जी ने भी ये प्रयास किया था, आपको याद होगा शुरू में, तो फिर इस बात को काफी बढ़ा चढ़ा करके वो किया गया और बाद में ओम प्रकाश श्रीवास्तव यहाँ के रीवा के कलेक्टर थे, इन्होंने इस पर आपत्ति की तो जीएडी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आरटीआई कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि मतलब सूचना आयुक्त समीक्षा बैठक लें। हालांकि उनका उद्देश्य ये था कि इतनी सारी जो पेंडेंसी है और ये जो लोक सूचना अधिकारियों के ऊपर फाइन लग रही है, इससे इनको ये बच जाएंगे और साथ में मामलों का निराकरण भी हो जाएगा। तो वैसे ये अच्छी बात है कि समीक्षा बैठक होनी चाहिए जिले वार, लेकिन इसको अन्यथा लेकर के और फिर हमें लगता है कि इसके बाद राहुल सर ने तो बिल्कुल पूरा एटीट्यूड ही और खास तौर से चेंज किया और जितने ये लोक सूचना अधिकारी तो इनको फिर किसी तरह से फाइन से इन्होंने बचाया नहीं। और विशेष तौर पर जो ये वरिष्ठ अधिकारी जो अपने आप को आईएएस और इस तरह से स्टेट सर्विस कमीशन के हैं, तो इन पर तो मतलब जमकर जुर्माना लगाया। एक बार एक ये भी होता है कि चलो ठीक है रियायत भी दे दो इनको,
तो वो रियायत वाला तो बिल्कुल दिमाग से उन्होंने हटा ही दिया, और सही भी है, होना भी चाहिए भाई। उद्देश्य जब स्पष्ट है, साफ है, डिपेंडेंसी आप बढ़ा रहे हो, जनता को जानकारी नहीं दे रहे हो, इतनी सारी अपीलें सूचना आयोग में जा रही हैं, तो उससे क्या होता कि बहुत ज्यादा फायदा हो जाता, दोनों पक्षों को फायदा होता। लोगों को फाइन से कोई मतलब नहीं है, आज लोगों को सिर्फ सूचना से मतलब है। हमारे ही केस में राहुल जी ने इतनी सारी फाइन लगाई है, लेकिन आधे से अधिक जानकारी आज तक हमें नहीं मिली है। तो मैं कहता रहता हूं कि भाई फाइन तो आप लगा रहे हो, लेकिन हमें जानकारियां कब मिलेगी, कौन दिलवाएगा? अब ये स्थितियां हैं, बताइए। चलिए शिवानंद जी, हमारा तो ये मानना है वो जो भी आपत्ति की गई थी तत्कालीन कलेक्टर द्वारा और उस पर जीएडी ने जो भी रिएक्शन दिया वो बहुत ही कानूनन गलत था। हमने उस टाइम उस पर टिप्पणी भी की थी। आयोग को पूरी मॉनिटरिंग करने का अधिकार है, पूरी स्टेट में कैसे आरटीआई पे क्रियान्वयन हो रहा है, और समीक्षा करने का उसका अधिकार है, और संबंधित अधिकारी से जो चाहे वो डाटा मांगने का भी अधिकार है। उनको शपथ आयोग इसके लिए भी बाध्य कर सकता है किसी भी अधिकारी को हमारे सामने उपस्थित होकर आप शपथ पत्र पेश करेंगे या आपने क्या क्या हमें सर लगता है कि उस समय तक हम लोग इस तरह से एकत्रित नहीं होते थे और चर्चाएं नहीं होती थी, तो एक जो प्रेशर है वो प्रशासन पर हम लोग क्रिएट नहीं कर पाए। और राहुल जी भी उस समय नए नए सूचना आयुक्त हुए थे, तो इसलिए उन्होंने भी ये सोचा कि इस कंट्रोवर्सी में ना पड़ा जाए, और आप लोग भी उसमें कुछ नहीं बोल पाए। अन्यथा उस मामले को तो बहुत हाईलाइट करना था हमारे ख्याल से, और अच्छा खासा इसमें इनकी क्लास लेनी थी जीएडी वगैरह की। चलिए आगे बढ़ते। शिवानंद जी, सर, अच्छे कामों में अवरोध उत्पन्न होते हैं। हमने जब जिलों में जाके कार्यशालाएं के नाम पे सब अधिकारियों की बैठ के लेना शुरू किया, आपके लिए अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी को, और उसमें कलेक्टर, एसपी तो अनिवार्यतः उपस्थित होते थे, संभाग आयुक्त भी होते थे। तो हमें आयोग में ही कहा गया हमारे साथी आयुक्तों द्वारा कि इस तरह का आयोग की कार्यप्रणाली में नहीं है और आयोग को अधिकार नहीं है। हमने उनसे असहमति व्यक्त की कि ऐसा नहीं है। आयोग सूचना आयोग के क्रियान्वयन को लेकर कोई भी कार्रवाई कर सकता है इसके क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिए, और किसी से भी जवाब तलब कर सकता है, किसी का भी मार्गदर्शन कर सकता है। तो हम तो लोक सूचना अपीलीय अधिकारियों के सामने क्या व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही उसका फीडबैक भी ले रहे हैं, साथ में उनको समझाइश भी दे रहे हैं। और जो अभी यहाँ एक साथी ने सवाल उठाया कि ये नकारात्मक मानसिकता क्यों है लोक सूचना अधिकारी को, इसको भांपते हुए हम लोक सूचना अधिकारियों का, अपीलीय अधिकारियों की मानसिकता को नकारात्मक से सकारात्मक में बदलने का प्रयास करते थे। उस तरह की बातें उनको समझाते थे, और ये भी समझाते थे कि देखिए जिस तरह ये आम नागरिक के लिए सूचना का अधिकार उपयोगी है, उतना ही लोक सेवकों के लिए भी उपयोगी है। फिर हम उनको गिनाते थे कि हमारे सामने इतने इतने सरकारी नौकरी से संबंधित लोगों के प्रकरण आया और हमने उनको न्याय दिलाया। किसी को सर्विस बुक नहीं मिल रही थी, किसी को सर्विस बुक में नकारात्मक टिप्पणी कर दी, उसके खिलाफ अभ्यावेदन देने का अवसर नहीं मिल रहा था, किसी को पेंशन के लाभ नहीं मिल रहे थे, किसी के प्रमोशन में विभागीय पदोन्नति समिति में अन्याय हो रहा था। हम ये गिनाते थे कि इन सब मामलों में हमने लोक सेवकों को न्याय दिलाया, तो ये आप लोगों के लिए भी उपयोगी है, ये समझाते थे। और इसका प्रभाव भी हमने देखा कि उसके बाद सुधरे अधिकारी, उनको समझाने की जरूरत है कि जो काम अभी नहीं हो रहा। आफ्टर ऑल वो भी नागरिक है, हम उनको लोक सेवकों को बताते थे कि आपके परिवार वाले भी सामान्य नागरिक हैं, कल उनके साथ ऐसा अनजस्टिस हो गया हो तो क्या करेंगे? अगर लोक सूचना अधिकारी उनको जरूरी सूचना नहीं देगा तो बताइए आपके परिवारजनों के साथ भी अन्याय होगा। इस तरह की बहुत सी बात है, सब उनके गले उतर। आजकल तो तीसरा पक्ष, हर चीज के लिए तीसरा पक्ष बता दिया जाता है कि अगर कोई मतलब योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और अगर उसमें किसी व्यक्ति का नाम आ गया, मजदूर का, तो वो बोलते हैं तीसरा पक्ष, हम ये जानकारी नहीं दे सकते। तो सर तीसरे पक्ष की परिभाषा क्या है? ये तो धारा 11 में लिखा है, थर्ड पार्टी में। लेकिन जो लोक हित और लोक क्रियाकलाप की जानकारी जिसपे लोक धन खर्च हो रहा है उसमें कुछ भी व्यक्तिगत या थर्ड पार्टी के नहीं होती। आजकल तो पीआईओ लोगों ने ये ट्रेंड बना लिया कि तीसरा पक्ष बता के जानकारी नहीं देना। और हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि थर्ड पार्टी की जानकारी है तो भी, और थर्ड पार्टी के मना करने के बाद भी लोक सूचना अधिकारी को और अपीलीय प्राधिकारी को ये अधिकार है कि वो जानकारी को जनहित में मानता है तो दिला सकता है। ये प्रावधान है, धारा 8 में भी है ये। जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट और क्वेश्चन ले लेते हैं। सत्येंद्र सिंह जी। सर मैं ये कह रहा हूँ, अब ये समय खत्म हो रहा है, इसलिए मैं आपसे बात रख दूं ये कि साहब अब जो वेबिनार है वो सूचना आयुक्तों की सूचना आयोगों के कार्य प्रणाली के ऊपर रखा जाए, क्योंकि सूचना आयोगों में एक तो साल भर 1.5 साल तक तो नंबर नहीं आता है, और फिर जब सुनवाई होती है तो तुरंत उसका जवाब नहीं मिलता, 2 से 3 महीने लगते हैं। और फिर क्या उन्हें बाध्यताएं रखना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट अगर किसी भी प्रकार का पुटअप कर रहे हैं तो
तब किस बात की सावधानी रखना चाहिए, या जवाब जब मिलता है तो तब किस प्रकार की सावधानी रखना चाहिए, इस संबंध में एक वेबिनार उसके ऊपर होना चाहिए। और दूसरा ये कि साहब अपने आरटीआई ग्रुप में एक मांग और बढ़ रही है कि उसमें लिख के बताया एक सज्जन ने कि 90% 95% आयुक्त से नाखुश हो जाते हैं और उनके खिलाफ डिसीजन जाते हैं तो उनको हाई कोर्ट जाना रहता है। और चूंकि हाई कोर्ट जाने के लिए हर कोई आदमी सक्षम नहीं होता है और वो प्रक्रिया जटिल होती है, तो एक ऐसा आयोजन हो कि हाई कोर्ट में जाने की प्रक्रिया और एक आम व्यक्ति भी हाई कोर्ट में कैसे रीट दायर कर सके उसके संबंध में, ये दो चीजों के संबंध में विशेषकर एक वेबिनार हो जाए। धन्यवाद। सूचना आपने कहा सूचना आयोगों की कार्यप्रणाली के विषय में, तो हमें लगता है कि हर एक वेबिनार में हम लोग इस बात पर कहीं ना कहीं घूम फिर करके आ जाते हैं, सूचना आयोगों की कार्यप्रणाली। और एक दो बार तो सूचना आयोगों की कार्यप्रणाली पे पूरी तरह से डेडिकेटेड इस तरह से हो चुका है आपका वेबिनार। हमें लगता नहीं कि हम लोगों ने इस पर चर्चा नहीं किया, पर्याप्त चर्चाएं की हुई है, लेकिन वहाँ वही सब बातें आती हैं कि स्टाफ की कमी है और साथ में पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है स्टाफ की कमी की वजह से, तो ये सारी बातें आ रही हैं। हम और रख लेंगे, वो तो चर्चा करते रहते हैं, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। और आपने वो हाई कोर्ट वाली जो बात कही है, तो उसका भी एक विधिक सेवा प्राधिकरण वाला नालसा सालसा वगैरह जो हमने इस पर चर्चा की थी, तो उसका हम मतलब सहारा ले सकते हैं। जो बीपीएल कैटेगरी के हैं, ऐसे लोग हैं जो कोर्ट जाने में अक्षम है, अपना कुछ इस तरह से दिखा दें, तो ये सब व्यवस्थाएं हैं, आगे चर्चा करेंगे। आपका अच्छा सुझाव है, हम इसको जरूर लेंगे। एक अंतिम प्रश्न ले लेते हैं, आलोक यादव आरटीआई। आलोक यादव जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। शिवानंद जी, मध्य प्रदेश में तो जो आयोग में जो अधिकारी बैठे हैं उनको 10-10 साल से ऊपर हो गए हैं, जो आयुक्तों के जो पीए बैठे हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ, तो उसको चेंज करवाने के लिए ये बात तो है, विचार करें, बहुत अच्छी बात है। उसको सबसे बड़ी विडंबना मध्य प्रदेश आयोग में ये है कि वहाँ पे जो पीआईओ बैठे हैं उनको हर कर्मचारी का नंबर पर्सनली मालूम है और आगे क्या करना है वो जानते हैं, और सर वो सेटिंग भी करते हैं आत्मजीत। चलिए वो सब अपन दूसरा प्रमाण के बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन ठीक है वो। हाँ बताइए आलोक जी, बताइए शॉर्ट में, जल्दी बताइए। सर शिवानंद जी सर और सभी को नमस्कार। साथियों को विगत लंबे समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, प्रश्न पहली बार कर रहा हूँ। प्रश्न ये है कि जब हम आरटीआई लगाते हैं तो उनके पास 30 दिन का समय होता है सूचना देने का, लेकिन प्राय देखा जाता है कि 30 दिन के बाद सूचना मिलती है और सूचना मतलब वो जानकारी 30 दिन बाद देते हैं, फिर हमें मजबूरन अपील में जाना पड़ता है, प्रथम अपील में जाना पड़ता है। उसमें भी प्राय देखा जाता है जानबूझ करके जानकारी को टाला जाता है और हमें मजबूरन आयोग में जाना पड़ता है। और आयोग में जब जाते हैं 2 साल 3 साल की पेंडिंग चली रहती है। तो क्या कोई ऐसा प्रावधान हो सकता है इसमें कि जो प्रथम जो लोक सूचना अधिकारी हैं और प्रथम अपील अधिकारी हैं, अगर ये जानकारी नहीं देते हैं, क्योंकि आयोग में जो पेनल्टी होती है वो प्रथम लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ होती है, लेकिन अपील अधिकारी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये जानबूझ करके इस तरह का अभी ट्रेड चला है कि जानबूझ कर सूचनाओं को डिले करो और सूचना नहीं दो और आयोग में जाए और आगे वाला आदमी इतना थक मान करके वो हो जाए कि वो सूचना ही नहीं ले। तो जबकि सूचना के अधिकार में स्पष्ट ये किया गया है कि सूचना मतलब स्व प्रकटन की जाए, वो नहीं हो रहा है। तो इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपन सूचनाएं आसानी से आवेदकों को मिल जाए। धारा 4 की बात है, सूचना जल्दी मिले, और क्या हो सकता है आत्मजीत सर बताएं। देखिए, एक तो ये धारणा बदलना चाहिए कि सूचना आयोगों में अभी भी 2-2, 3-3 साल अपील के निराकरण में लग रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश सूचना आयोग में जाके पता किया है, यहाँ हमको मालूम पड़ा कि अब पेंडेंसी बहुत कम हो गई है और साल 6 महीने के भीतर, कुछ में तो 3 महीने के भीतर भी अपीलों का निराकरण हो रहा है। राजस्थान में 2-3 साल राजस्थान की का हो सकता है मामला, लेकिन वहां भी देखिए, जैसा उत्प्रेती जी ने भी अभी इसी वेबिनार में कुछ समय पहले बताया था और हम भी लोगों को बताते थे जब सूचना आयुक्त थे कि अगर आपको अपनी अपील का निराकरण जल्दी कराना है तो आप संबंधित सूचना आयुक्त को एक पत्र लिख दें कि मेरी अपील का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और इसमें ये जानकारी है, या जो भी उचित कारण आप मानते हो कि इसलिए इसका जल्दी से जल्दी सुनवाई नियत करके निराकरण करने का कष्ट करें। तो हम तो ऐसे हर पत्र पे तुरंत सुनवाई लगा देते थे, उसके कारण हमने 1 महीने में, 2 महीने, 3 महीने में भी अपीलों का निराकरण किया। तो ये पत्र लिखने का रास्ता अपना है। तो दूसरा जो आपने शिकायत की कि मना कर देते हैं, जानकारी नहीं देते हैं 30 दिन में, तो ये तो प्रवृत्ति शुरू से चली आ रही है
और इसमें समझने की जरूरत है, एक्ट में लिखा है 30 दिन की समय सीमा अधिकतम है, 30 दिन में ही करेगा, ये जरूरी नहीं है उसको इससे जल्दी कर, यथासाध्य शीघ्रता से, मतलब जितना जल्दी हो सके करना चाहिए। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो सूचना के अधिकार के नियम बनाए हैं उसमें तो 15 दिन का लिखा है कि लोक सूचना अधिकारी यथासंभव 15 दिन में निराकरण करेगा, और कोई मजबूरी है तो ही 30 दिन तक जाएगा। और अगर उसके पास जानकारी नहीं है तो वो आवेदक को आरटीआई लौटाते हुए ये भी बताएगा कि ये जानकारी कहाँ उपलब्ध हो सकती है, अब वहाँ आरटीआई लगाएगी। ये भी रूल बनाया हुआ है। जी आत्मदीप जी, सर प्राय ऐसा देखने में नहीं आता है जैसा आप बता रहे हैं, मध्य प्रदेश आयोग में ऐसा हो रहा है, लेकिन राजस्थान में प्राय ये देखने में नहीं आया है आज दिन तक। राजस्थान सूचना आयोग की बहुत शिकायतें हैं, वहाँ हमारे मित्र नारायण जी बारेट भी हैं, हम उनसे चर्चा भी करते हैं। पहले आशुतोष जी शर्मा थे जो कि जोधपुर के साथ ही हमको काफी बताते रहते हैं वहाँ के आयोग के बारे में, कोटा के साथ ही बताते हैं, क्योंकि मैं भी मूलतः राजस्थान से हूँ तो वहाँ के पूरे टच में रहता हूँ। तो हम कोशिश करते हैं उनको कहने का, लेकिन वो सब ज्यादातर तो बस ये दुरुपयोग की बात करके चुप रह जाते हैं कि यहाँ दुरुपयोगकर्ताओं ने इतना अंबार लगा रखा है, अपीलों का ढेर लगा रखा है, हम इनसे निपटें कि जेन्युइन आदमी की अपील की सुनवाई करें, ये कह के वो बच लेते। जी धन्यवाद सर, आपके द्वारा जो मार्गदर्शन प्रदान किया गया। आप गलत बता रहे हैं। हाँ, ये सुरेंद्र जी का क्षेत्राधिकार है। क्षेत्राधिकार नहीं, अब तो घूम रहे हैं सर। आपको भारत साहब को जोड़ना चाहिए आपको। हाँ सर, लोगों के कारण जोधपुर जोड़ना चाहिए। आत्मदीप सर, ये बात हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, बारेक सर से आप थोड़ा सा बात करिए, उनको कन्विंस करिए आने के लिए। हमने एक दो बार उनसे चर्चा की। कोई प्रतिनिधि आए। हाँ, पहले तो उनसे हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि अभी हम नए नए जुड़े हैं, थोड़ा हम अपने आप को एस्टेब्लिश कर ले फिर ये प्रारंभ करते हैं। और इसके बाद फिर पता नहीं उनका आपके भूल ही गए हैं, थोड़ा सा आप उनको बात करिए। मैंने भी बात की थी भारत साहब से, मैंने भी कहा था, मैंने कहा सर जुड़िए वेबिनार से, थोड़ा और लोगों को लाभ मिलेगा और अच्छी कार्य प्रणाली होगी। तो एक साइकोलॉजिकल जैसे बैठते हैं ना आपके यहाँ पे, तो और उनको दूसरे आयुक्तों को भी लगेगा कि ये कार्य प्रणाली के बारे में सब हो रहा है, तो कुछ समाधान होगा। ये अब आत्मदीप सर जोड़ सकते हैं। जवाब क्या मिला है? उन्होंने आना कुछ नहीं कहा, साइलेंट। हमें उन्होंने कहा कि अगर हम एक वेबिनार में आ गए, वो दरअसल उनके ऊपर दुरुपयोगकर्ताओं का इतना खौफ बैठा हुआ है, बोले हम एक में आ गए तो फिर ये जो फालतू के लोग यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव है राजस्थान में, ये भी हमको बुलाने लगेंगे और इनकार करेंगे। तो बोले सोशल मीडिया पे भी इतना ट्रोल करते हैं लोग, इतना डिफेम और अपमानजनक टिप्पणियां फला ठिकाना, इसलिए बोले हम तो इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाने से बचते हैं। नहीं, ऐसी कोई इतनी बात तो नहीं है सर कि इतना ज्यादा नहीं। उनको सर बोलिए कि हमारा लोगों का प्लेटफॉर्म बहुत क्लीन है और यहाँ पर सब बैलेंस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ट्रोल करने वाले लोग तो वैसे भी आपको तो पता है कि कोई डिसीजन नहीं आया तो उसमें भी वो ट्रोल कर देते हैं। क्योंकि सुरेंद्र जी जानते हैं, वो जोधपुर में भी पत्रकार रहे हैं, वो बहुत एक्टिविस्ट रहे हैं, वो तो सोशलिस्ट आदमी रहे हैं, कोटा में भी रहे हैं, हमारे साथ साथ पत्रकारिता की है, तो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और पूरे ईमानदार हैं और पब्लिक की होती है। बिल्कुल और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, वक्ता और जानकारी भी अच्छी रखते हैं। जयपुर जाता हूँ, चर्चाएं होती रहती है। हाँ, तो कितना हंसाते भी बहुत हैं वो। हाँ, अब की बार जाऊंगा तब मैं कहूंगा कि आत्मदीप सर कह रहे थे जोड़ने का आपको, तो मैंने बात की है 2-3 बार, फिर प्रयास करेंगे। दीवानंद जी की भावना आप भी करेंगे। हाँ, आप करेंगे तो शायद हो सकता है। और वैसे निखिल देवी उनको बोल सकते हैं, उनके भी परिचित हो। विशाल कुमार मालाकर जी, बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ बोलिए, आप म्यूट हो जाते हैं। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम सर। सर मैं विशाल कुमार मालाकर मालाकर झारखंड से बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? मांडू राम। आपका बंद क्यों हो जा रहा है, बार बार म्यूट क्यों हो जाते हैं? उसको टच मत करिए ना बटन को। हाँ सर, मैं विशाल कुमार मालाकर मांडू रामगढ़ झारखंड से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए विशाल जी। सर ऐसा है, हमारे मांडू प्रखंड में पीसीसी के ऊपर मिट्टी मोरम होता है क्या सर? दूसरी बात है, ग्रेड 1 जो सड़क बनती है
उसके ऊपर मिट्टी मुरम होती है सर। ऐसा तो नहीं होता है, पीसीसी कंक्रीट की होती है उसके सर। ऐसा सर उसके ऊपर इन लोगों हमारे पंचायत का मनरेगा मेट पति, मनरेगा मेट, रोजगार सेवक, बीपीओ मांडू बीपीओ, मनरेगा बीपीओ, ये सब मिलकर ग्रेड 1 के ऊपर मिट्टी मुरम कार्य करने काम करते हैं और पीसीसी के ऊपर मिट्टी मुरम कार्य काम करते हैं। मैंने इसका आरटीआई से आवेदन मांगा था, जन सूचना अधिकारी सब प्रखंड विकास अधिकारी मांडू से, उसने सर भेजा था, कुछ दिग्भ्रमित सूचना दी है, उसमें मैंने उसका प्रथम अपील किए, लेकिन अभी तक सूचना अप्राप्त है, बहुत जानकारी अप्राप्त है। मैं दिखा देना चाहता हूँ सर। इसमें सर जो हमने मांगे थे उन अधिकारी, कर्मचारी, रोजगार सेवक, स्वयं सेवक का नाम बताए जिन्होंने कार्यों का निरीक्षण किए और राशि भुगतान की है। लेकिन सर उसने मांडू वीडियो ने, जय कुमार नाम ने, वही सर वीडियो है, उसने स्पष्ट कर दिए हैं कि सर देखा उसमें मात्र 4 लोगों को नाम जोड़े हैं, अनिल कुमार दास रोजगार सेवक, पूनम देवी मेट, सीमा देवी मेट, रीना देवी मेट। सर ये आवास और सड़क निरीक्षण का उन लोगों का दायित्व है सर, उन कर सकते हैं सर। आत्मदीप सर, इनकी ग्रीवेंस झारखंड से संबंधित है। झारखंड में तो सूचना आयुक्त ही नहीं है, मुख्य सूचना आयुक्त ही नहीं है, तो क्या कहेंगे? जी सर, हाँ जी सर, झारखंड में तो बहुत दुर्भाग्य की बात है सर, राज्य सूचना आयुक्त तो झारखंड में पद नियुक्त नहीं है। इसके चलते बहुत सा हम आरटीआई कार्यकर्ताओं के बहुत सा परेशानी होती है, जो कि हम लोग जनता और सरकार के कानून के हित में भ्रष्टाचार उजागर करने में बहुत सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सर। आप लोग आपके वहाँ तो हाईकोर्ट भी आदेश दे चुका है सूचना आयोग में नियुक्तियों का, विधानसभा में भी मामला उठ चुका है, उसके बाद भी पता नहीं क्यों सरकार सोई है। लेकिन आपने बहुत सही मुद्दे उठाए, सड़क निर्माण में जो गड़बड़ हो रही है, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपके यहाँ लोक शिकायत निवारण की व्यवस्था है, राज्य सरकार करती है, कई मुख्यमंत्री समाधान योजना होती है, शिकायत करने की व्यवस्था होती है, तो एक तो उस पर शिकायत कर दिए, एक वहाँ आपके यहाँ लोकायुक्त होंगे राज्य के, उनको शिकायत करिए। और लोकायुक्त भी पदभार में नहीं है सर, भी निरस्त है, भी नहीं है, उसमें कोई पद नहीं है। कोई बात नहीं, आप राज्यपाल को लिखिए और उनको कहिए कि इसको आप संबंधित निकाय को निर्देशित करें कि इस शिकायत पे कार्रवाई करें और उसका समाधान करके आपको रिपोर्ट करें। गवर्नर संवैधानिक प्रमुख होता है, जो भी संबंधित एजेंसी होती है उसको। और एक बात है, जो मनरेगा मेट है उनका पति किसान मित्र है सर, और उन्हीं का नेतृत्व में सारा योजना का हेराफेरी होता है, उन्हीं को निर्देश में सारा धनराशि का, सरकारी धनों का निकासी में हाथ में सहयोग रहता है। जहाँ जहाँ आप शिकायत कर सकें भ्रष्टाचार जगहों पर करना चाहिए आपको। और मानवाधिकार आयोग में भी आप कर सकते हैं कि इस सड़क में धन का दुरुपयोग होने से और ये सड़क ठीक नहीं बनने से आम लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही, किस तरह उनको कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, ये मानवाधिकार की श्रेणी में आ जाता है। तो निःशुल्क शिकायत मानवाधिकार आयोग में हो जाता है, एक चिट्ठी डाल दें आप, या कहीं चिट्ठी नहीं भी लिखे तो किसी जानकार से वेबसाइट सूचना आयोग की, राज्य सरकार की शिकायत संबंधी सब वेबसाइट की जानकारी मिल जाती है, और ईमेल से शिकायतें आप किसी भी कियोस्क पे जाके करा सकते हो 5-10 रुपये। जी सर, जी सर। चलिए ठीक है, हो गया। आज हम लोग काफी दूर तक पहुंच गए हैं, 2:15 हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए। हमारे माननीय आत्मदीप जी ने आप लोगों के ग्रीवेंसेस का बहुत अधिक समय तक समाधान किया। और सर ऐसा है सर ऐसा है कि इन मनरेगा में लोगों ने मिलकर, रोजगार समय मिलकर, ये मांडू वीडियो से और जिला से इन लोग इससे क्या करते हैं कि सबको मिली भगत से कारण ऐसा सरकारी धनों को निकासी होता है। इसमें कई मरतबे मैंने आपको पहले जानकारी दिए थे सर की आवास संबंधित लेके ये लोग वार्ड सदस्य उप मुखिया लिखे थे वीडियो को और ये डीसी साहब को, लेकिन उसमें कोई जांच नहीं हुई, जो कार्रवाई नहीं हुई। जी सर विशाल जी, आत्मदीप जी ने आपको बताया कि कैसे आपको अपने बातों को रेज करना है। सूचना आयोग तक ना भी पहुंच पाए, चूंकि मुख्य सूचना आयोग नहीं है आपके यहाँ, तो आप वो शिकायतें लोकपाल मनरेगा के समक्ष नई दिल्ली में जो रोजगार गारंटी परिषद होता है वहां पर आप रख दें,
और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में रख दें। अपने चीफ सेक्रेटरी को इसके विषय में आप लिखें, यदि संभव हो तो आप इसको कोर्ट में भी लगा सकते हैं यदि कार्यवाहियां नहीं हो रही हैं तो। ये सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं और कुछ जानकारियां आप मनरेगा के पोर्टल से निकाल सकते हैं, वहां पर जानकारियां मिल जाती हैं जिसमें आरटीआई की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है लगाने की, तो उसके आधार पर भी आप कमियां पकड़ करके और शिकायत कर सकते हैं। तो आप इनका सहयोग लीजिए और इंतजार करिए। सर हाँ ठीक है। आप सर और एक बात है सर, इन लोगों ने सर और एक बात है सर, इन लोगों ने कुछ ऐसा है कि मनरेगा योजना में जेसीबी मशीन में लगाने काम किया, उसका पुष्टि हुआ, इसका भी शिकायत किया गया लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर जगह वही है। हमारी यहाँ के सामने अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ और 1 किलोमीटर दूर यदि मैं जाऊँ तो पंचायत का जो कार्य हो रहा होगा वो मशीनों और जेसीबी से होता है, हम सबको पता है। और बहुत सारी शिकायतें होती हैं, लेकिन यह एक ऐसा अपराध है जिसे आत्मसात टाइप का कर लिया गया है। मतलब जो हमारी अफसरशाही है, जो हमारा प्रशासन है, शासन है, सब इसको सब मिलजुल करके करवा रहे हैं। शिकायतें भी आप करते रहिए, कुछ होता नहीं है। पर यदि आप बहुत धाकड़ आदमी है अपने क्षेत्र के, बहुत दबाव दिलवा दिए, कहीं बिल्कुल सीज करके पुलिस को पकड़ा और चलो हम छापा मरवाते हैं, अभी हम दिखाते हैं, और वहां पे आपने छापा मरवा दिया, वो पकड़े गए, वो बात अलग है। बाकी कितनी भी शिकायत करते रहिए, कोई मतलब नहीं है। ये जेसीबी और मशीनों का तो बिल्कुल दिमाग से उतार दीजिए कि ये कभी बंद होगा हिंदुस्तान में। एक मतलब इसको ऐसा भी मान सकते हैं कि मनरेगा योजना जो है भ्रष्टाचार करवाने के लिए ही लाई गई है। पहली बात तो कोई मजदूर आज 179 रुपए में काम करना नहीं चाहता है। 300 कम से कम 400 रुपए मजदूरी लेते हैं और ये देते हैं 179 रुपए, और 179 रुपए भी आपको तत्काल मिलेंगे नहीं। कोई गरीब परिवार आज मजदूर काम किया और उसको 6 महीने साल भर बाद उसके खाते में पैसे आते हैं, तो ये कैसे होगा? तो ये सरकार ने सुनियोजित ढंग से ये सब व्यवस्थाएं की हुई है और इनका कमीशन फिक्स रहता है कि हर एक पंचायत में मनरेगा की जो राशि होगी वो ब्लॉक स्तर पर जाएगी, ब्लॉक से वो जिले स्तर पर जाएगी, जिले से प्रदेश स्तर पर जाती है, सब है ना। तो इसके लिए अपन ज्यादा वो ना करें, बोलते बोलते मेरी थोड़ा सा भाई आप आपके झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी एक पत्र लिख सकते हैं इन सब मामलों में। कई बार हाईकोर्ट पत्र याचिका को स्वीकार करके खुद ही मुकदमा दर्ज करके भी कार्रवाई शुरू कर देते हैं, नोटिस इशू कर देते हैं। चिट्ठी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, पत्र लिख सकते हैं। ये सब अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, के साथ में एनेक्सेस लगा दो, फोटो वगैरह। जी बिल्कुल। तो कार्यक्रम को अपन समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आत्मदीप सर आपका और सभी हमारे साथियों का यहाँ पर जो भी जुड़े। और गांधी सर हमारे बीच में हमेशा आते हैं, उप्रेती जी आए, राहुल जी इस बार नहीं आ पाए। राहुल जी का संदेश था, उनका थोड़ा सा कुछ व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या हो गई थी, माता जी का शायद आंख का उनका ऑपरेशन था, तो उन्होंने मैसेज किया था कि वो नहीं आ पाएंगे। तो हम सब कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी स्वस्थ हो जाए माता जी, और वो अगले कार्यक्रम हमारे बीच में आएंगे। और बाकी भास्कर प्रभु जी आए, अग्रवाल जी, देवेंद्र अग्रवाल जी, हमारे सभी साथी यहाँ पर जितने भी, आलोक जी, भनोट जी और नित्यानंद जी, और यहाँ पर बहुत सारे हमारे सभी साथी, आप सबके कारण ये कार्यक्रम चल रहा है। इसी तरह से जुड़ते रहें, इस मैसेज को आप लोग आगे बढ़ाते रहें। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं देवेंद्र जी? हाँ, मैं शिवानंद जी आपसे और आत्मदीप साहब से और अपने साथियों से कुछ कहना चाह रहा हूँ। हम लोग जिस तरीके से पहले आरटीआई की कार्यशाला चला रहे थे, जिसमें साथियों को कानून के संबंध में सिखाने का पहले चलाते थे, उसमें हम रोज सुबह 7 बजे से 8 बजे करते थे। 1 घंटा पहले हमने 42 सेशन उसमें किए थे लगातार रोज, और अभी हम लोगों ने 6 तारीख से वापस वो चालू किया है, और अब सवेरे और थोड़ा जल्दी कर दिया है, 6 बजे से 7 बजे का रखा है हमने। इसमें रोज सुबह हम लोग कानून पर चर्चा करने के लिए 2 जूम के सेशन चलाते हैं, जिसमें पहला सेशन जो है साथियों के जो भी कोई सवाल जवाब है या कोई परेशानी है उसको आपस में चर्चा के जरिए से हल करना। दूसरा 40 मिनट में जो है कानून के विषय में जो भी हम लोग हमारे बीच में भ्रम है उसको दूर करने के लिए। और तीसरा जो है हमने इसमें अभिषेक जी ने छत्तीसगढ़ से ही है, इन्होंने एक मुहिम चलाई थी ईमेल वाली, और इस ईमेल वाले मुहिम में उनके कुछ लोग उनके साथ उनको ग्रुप में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो हमने वो ईमेल के लिए है कि हर हफ्ते हर शनिवार के शाम को या रविवार को जो है हम लोग एक लोकहित के टॉपिक पर ईमेल करेंगे सरकार को, ताकि सरकार को हम अपनी बातों को पहुंचा सके। ताकि क्योंकि देखिए अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अब साथियों से बहुत ज्यादा लेटर लिखवाना या वो लेटर लिखेंगे, रजिस्ट्री पोस्ट करेंगे, इसकी संभावनाएं कम है, और डिजिटल का जमाना है तो डिजिटल तरीके से हमको अपनी बात को पहुंचाना पड़ेगा। तो हमने जो है इस पर भी काम किया, चालू कर दिया है। तो आप लोगों के सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि खाली मतलब हम जो है कुछ ना कुछ अलग अलग जरिए से जिसको भी जैसी सहायता अपन दे सके,
और आरटीआई को मजबूत बना सके, कानून को दूसरे कानूनों को मजबूत बना सके, उसमें आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका है। तो अगर आप लोग हमें सवेरे के समय दें तो साथियों के सवालों को कम किया जा सकता है, उनकी परेशानियों को सहायता पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि दिन भर ग्रुप में लोगों को सहायता देना मुश्किल है। तो हमने लगभग सबको ये बोल दिया है भाई जिसको सहायता चाहिए, जिसको कुछ कानून में कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, वो सवेरे 6 बजे आए। तो इसमें एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जो जेन्युइन फंसे हुए लोग होते हैं, जिनको वाकई प्रॉब्लम रहती है, कुछ जानना चाहते हैं, वो जो सवेरे आते हैं वो लॉजिकली मतलब जरूरतमंद लोग रहते हैं, उनकी छटनी हो जाती है हमारे पास, जो उतने समय आके हमारे पास बैठ रहे हैं सवाल करने के लिए या जानने के लिए। तो एक तो उनकी छटनी हो जाती है। दूसरा क्या होता है, जो अलग अलग ग्रुप में जा जाके वो एक ही सवाल को 25 बार 50 बार घुमा रहे हैं, तो हमारे पास एक ही जवाब अब हो गया है कि आप सवेरे अगले दिन आइए मीटिंग में, आप अपने सवाल को रखिए, हम वहां पे मिलकर सब एक साथ बैठ के चर्चा करेंगे, ताकि क्या वो अलग अलग आपसे भी समझ ले रहे हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं, उनसे ही पूछ रहे हैं, और 4 लोगों के अलग अलग समय ले रहे हैं, और हर आदमी का एक बिजी शेड्यूल है, वर्क शेड्यूल है। हमने उस पे ग्रुप में ये भी डिसाइड किया है कि सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक मैसेजिंग बंद रहते हैं, रात को 11 बजे से सवेरे 5 बजे तक मैसेजिंग टोटल बंद। इसके अलावा जो बचे हुए सुबह और शाम के 4-4 घंटे हैं, उस पे आप मैसेजिंग और चैटिंग कीजिए। तो थोड़ा सा अभी हम लोग थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हुए थे, क्योंकि अभी 2-4 दिन होली का त्योहार के कारण छुट्टी थी, इसलिए भी कंटिन्यू मैसेजिंग हुए हैं। आपके ग्रुप को भी हमने पूरा मैसेज से भर डाला है। तो अभी आत्मदीप सर, अगर हम लोगों को सवेरे थोड़ा बहुत कभी कभी भी सही लेकिन समय दे पाए, तो हम लोग जो कानूनी चर्चा है हमारे साथियों के बीच में हो रही है, तो उसमें हेल्प हो पाएगा, सवालों का हेल्प हो पाएगा, ताकि जो हमारी जो साप्ताहिक मीटिंग होती है, इसमें हमारे पास फिल्टर्ड क्वेश्चंस आएंगे और हम पर्टिकुलर टॉपिक पर बातें कर पाएंगे और टॉपिक पर सवाल होंगे। अनदर जो सवाल है उसको हम वहां से खत्म कर दें, और हर हफ्ते मेल भेज सकेंगे, तो हम अपनी समस्याओं को भी एक तरीके से कम्युनिटिव तरीके से रख पाएंगे सरकार के पास। तो आशा है आप लोग सहयोग करेंगे, हमेशा आप लोगों का सहयोग मिला है। धन्यवाद देवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी पहल की है, और उसकी जानकारियां जो आप ग्रुप पे पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे, हम पढ़ते रहते हैं। तो जो भी संभव हो सकेगा जरूर करेंगे। हमारे सामने एक ही व्यवहारिक दिक्कत है सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि वो पत्रकार के नाते आदत है, हम रात को 1-2 बजे तक लिखा पढ़ी का काम करते हैं, फेसबुक पे जवाब देते हैं। अरे एक बार उठ जाए फिर मन करे तो सो जाइएगा। तो इसलिए सुबह जल्दी जागरण नहीं हो पाता नींद पूरी करने की, वही एक दिक्कत है। मुझे सुखद आश्चर्य भी हुआ कि आप लोग सुबह 6 बजे से क्लास ले रहे हैं, जैसे योग। नहीं सर, उसके बाद भी 20-25 लोग आते हैं। इसमें अच्छी बात बस वही है कि जरूरतमंद लोगों की पहचान थोड़ी सी आसानी से होती है, क्योंकि अगर कोई 7 बजे 8 बजे उठने वाला है, वो 6 बजे उठ के आता है और अपनी समस्या रख रहा है, तो फिर हमको ये लगता है कि उसकी वाकई मदद की जरूरत है उसको। ये तो शायद देश में पहले ही मौका होगा, वजह से आपका कहना बहुत बढ़िया है, लेकिन सर आपका जो आईडी जो है हम एक बार सर्च करें तो ठीक है। अब अगले विशाल जी, अब अगली बार अपन चर्चा करेंगे, आज बहुत ज्यादा समय व्यतीत हो चुका है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप सभी को होली की शुभकामनाएं सर। हाँ सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहेंगे हम। सर धन्यवाद आपका, हमको बहुत बहुत। नहीं, धन्यवाद किस बात के लिए, अभी हम जोधपुर की फीनी का आनंद ले, जो हमको भेजी गई है होली पे। अच्छा। दोबारा मंगवाई हमने, एक बार पहले आई थी, बहुत अच्छी लगी। पधारे जोधपुर, पधारे सर। जी जी आत्मदीप सर, होली अब आने जाने का मौसम हुआ है, जरूर जरूर, जोधपुर तो दिल में बैठा है। ठीक है सर, धार के लिए बुला रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद।